स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी रोमांचक कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई, रहस्यमयी और दिल को छू जाने वाले सफ़र पर ले जाएंगी। लेकिन सफ़र शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, ये कहानी है थोड़ी सी दीवानी, थोड़ी सी नटखट, थोड़ी मस्तानी, कभी दिल धड़काए, कभी हंसी से लोटपोट कराए, कभी रहस्य की धुंध में छुप जाए। यहाँ जो भी किरदार हैं वो ना आपके हैं ना हमारे, बस लेखक के फुर्सत भरे ख्यालों के नज़ारे। अगर आपको लगे कि ये किसी एक्स की आदतें हैं या बॉस की वो किचकिच यहाँ भी आ टपकी है, तो समझ लीजिए आप बस बहुत कल्पनाशील हैं। ये कहानी तो महज एक रंग बिरंगा दिलफेंक नाटक है। कृपया इसे दिल से लगाएं, पर दिल न दे बैठिए, क्योंकि ये अफसाना है, आशिकी नहीं, और न ही न्यायालय में पेश होने लायक कोई सबूत। अध्याय 522 सभी पक्षों की प्रतिक्रियाएं। मैजिक सिटी पियर 8000 यांत्रिक तेंदुए स्वयं जहाज पर चढ़ गए। उन्हें 1 लाख टन के मालवाहक जहाज द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य भेजा गया। दुनिया भर में कई लोग इस मालवाहक जहाज पर नजर रख रहे हैं कि यह किस दिशा में जा रहा है। पूर्व की ओर जाएं तो आप संयुक्त राज्य अमेरिका या पूर्वी सकुरा देश जा सकते हैं। दक्षिण की ओर जाएं तो आप फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया या ब्रिटिश साम्राज्य जा सकते हैं। पुकारना। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ लोगों ने राहत की सांस ली। उपग्रह चित्रों से पता चला कि मालवाहक जहाज दक्षिण की ओर जा रहा था। ये यहाँ नहीं होना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक बड़ा आदमी। सामान्य परिस्थितियों में उन्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अमेरिका की ताकत उनके पास है। लेकिन अब जब चीनी पनडुब्बियां उनके इर्द गिर्द हैं, तो भगवान ही जाने कि अयान सक्सेना क्या करना चाहता है। हमें अभी भी जल्दी करना है और शेष पनडुब्बियों को ढूंढना है, एक और बड़े बॉस ने गहरी आवाज में कहा। उन्हें 14 पनडुब्बियां मिल गई हैं। मिल जाने के बाद वे वहीं रुक गए। वे बहुत असहज थे। चीन को दोष दें, वे पनडुब्बियां खुले समुद्र में हैं और चीन उन्हें केवल मुफ्त नेविगेशन के साथ वापस ला सकता है। इसके अलावा चीन को युद्धपोत या पनडुब्बियां भी भेजें। वे अब ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं चीनी पनडुब्बियों से उन्हें फिर से नुकसान न हो जाए। मुझे नहीं पता कि 4 क्षतिग्रस्त जहाज़ों की मरम्मत में कितना समय लगेगा। हमने 14, शायद 15 पाए हैं। मुझे लगता है कि इसकी बहुत संभावना है कि 20 पनडुब्बियां आईं। हमने पहले भी 20 पनडुब्बियां भेजी थीं। हो सकता है कि चीन हमारी कार्रवाई का उसी तरह जवाब दे रहा हो। सब ने भौहें सिकुड़ीं। 15 जहाज अभी भी ठीक हैं, लेकिन सिर्फ एक बचा है। शायद हम उसे जल्द ही ढूंढ लें, लेकिन बाकी सभी जहाज़ों को ढूंढना मुश्किल होगा। चाहे कुछ भी हो, आपको उसे ढूंढना ही होगा। चीन स्पष्ट रूप से उन्हें एक कठिन समस्या दे रहा है। यदि वे इसे हल नहीं कर सकते, तो क्या चीन उन्हें मुंह पर तमाचा नहीं मारेगा? अगर वे आगे नहीं बढ़ें तो वे पनडुब्बियों को नहीं खोज पाएंगे। युद्ध के समय ऐसी पनडुब्बियों को ढूंढना और भी मुश्किल होगा। कुछ दिनों बाद फिलीपींस में कई लोगों ने राहत की सांस ली। मालवाहक जहाज उनके पास नहीं आ रहा था। यदि मालवाहक जहाज पर रुकना चाहता था, तो उन्हें वास्तव में पता नहीं था कि क्या करना है। चीन के काम करने के तरीके को देखते हुए वे जानते हैं कि जब तक वे बहुत आगे नहीं बढ़ जाते और केवल एक छोटा सा कदम उठाते हैं, तब तक चीन संभवतः उनके साथ कुछ नहीं करेगा। अयान सक्सेना अलग हैं। तोसाकुरा देश में बहुत सारे रोबोट हत्यारे हैं। कई लोग जो पहले चीन के विरोधी थे, अब विभिन्न तरीकों से चीन के समर्थक बन गए हैं। इसका कारण उन रोबोट तेंदुओं द्वारा साफ किए जाने से बचना है। पूर्वी सकुरा देश में रोबोट पैंथर द्वारा मारे गए लोगों की संख्या 20,000 से अधिक होने की संभावना है। इसमें संक्रमित लोग शामिल नहीं हैं। बस हमारे पास मत आना। अगर अयान सक्सेना, ये दुष्ट सितारा, यांत्रिक तेंदुए को भेजता है, तो मुझे डर है कि अब से हमारा जीवन अच्छा नहीं रहेगा। फिलीपींस में एक बड़ा बॉस, उनके बगल में खड़े किसी व्यक्ति ने कहा, यदि वह हमारे पास नहीं आ रहा है, तो सबसे अधिक संभावना है कि वह ऑस्ट्रेलिया या ब्रिटिश साम्राज्य जा रहा है। सबसे अधिक संभावना है कि वह ब्रिटिश साम्राज्य ही होगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या रोबोट तेंदुआ ब्रिटिश साम्राज्य में लोगों को मार देगा। समय मिनट दर मिनट बीतता गया। ऑस्ट्रेलिया में बहुत से लोग घबराए हुए हैं। उन्होंने सोचा कि रोबोट तेंदुआ शायद उनके पास आ जाएगा। वे जानते थे कि कई चीनी पनडुब्बियां संयुक्त राज्य अमेरिका चली गई थीं, और अयान सक्सेना के 4000 यांत्रिक तेंदुए ब्रिटिश साम्राज्य में चले गए थे। क्या ऐसा हो सकता है कि चीन पहले ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बना रहा था और फिर उसे नीचे गिरा रहा था? संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटिश साम्राज्य उनके 2 सबसे मजबूत सहयोगी हैं। यह उचित ही है कि उन पर हमला करने से पहले अपने 2 सहयोगियों को स्थिर कर दिया जाए। अगर 8000 यांत्रिक तेंदुए उनके सामने आ जाएं, तो वे क्या करेंगे? उनकी सेना में सिर्फ 30,000 सैनिक थे। क्या इतने सारे लोग 8000 खूंखार यांत्रिक तेंदुओं को हरा पाएंगे?
संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसे तब तक गुप्त रखा जब तक उन्हें इसके बारे में पता नहीं चला। संयुक्त राज्य अमेरिका के 500 कुलीन सैनिकों ने दर्जनों यांत्रिक तेंदुओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अंतिम परिणाम ये हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका के 500 कुलीन सैनिकों का पूरी तरह से सफाया हो गया। यांत्रिक तेंदुओं की हानि 40 से कम थी। यहाँ मत आओ, इन यांत्रिक तेंदुओं को ब्रिटिश साम्राज्य में जाना चाहिए। कई ऑस्ट्रेलियाई लोग मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं। यद्यपि ब्रिटिश साम्राज्य उनका मित्र है, लेकिन ऐसे समय में मैकेनिकल लेपर्ड के लिए उनके पास आने की अपेक्षा किसी मित्र का होना बेहतर होगा। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। मालवाहक जहाज मलक का जलडमरू मध्य की ओर जा रहा है, इसलिए ये हमारे स्थान की ओर नहीं आ रहा है। एक ऑस्ट्रेलियाई अचानक खुशी से चिल्ला उठा, पुकारना। उसके कमांड रूम में मौजूद कई लोगों ने राहत की सांस ली और उन्होंने जल्दी से बाकी लोगों को खुशखबरी बताई। साम्राज्य पर सूर्य कभी अस्त नहीं होता। हरमन और अन्य लोगों को भी यह खबर पहली बार पता चली। सर, ये स्पष्ट है कि यह हम पर लक्षित है। हमें कार्रवाई करनी होगी, लैम्बर्ट ने गंभीरता से कहा। हरमन ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम पूरी तरह जिम्मेदार हो? लैम्बर्ट का चेहरा बदल गया। उसने शर्मिंदगी से कहा, सर, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे डर है कि मेरे पास इसे करने की क्षमता नहीं है। वह बाहरी दुनिया के प्रति अपेक्षाकृत कठोर है, विशेषकर जब बात चीन के साथ हमारे व्यवहार की आती है। हालांकि अब कोहरे में 4000 यांत्रिक तेंदुए और 3 पनडुब्बियां उसे घेरे हुए थीं। अगर वह मोर्चे पर भागता तो उसकी जान को खतरा हो सकता था। आप में से कौन इसकी पूरी जिम्मेदारी लेना चाहता है? हरमन ने प्रश्नकर्ता की ओर देखा। बाकी लोग भी चुप थे। भले ही अयान सक्सेना ने मैकेनिकल तेंदुओं को हमला करने का आदेश न दिया हो, लेकिन ब्लैक एम्परर का क्या? ब्लैक एम्परर उनके बैंक खाते खाली कर सकता है। हरमन ने अपनी कनपटी रगड़ते हुए कहा, सब लोग, भले ही मालवाहक जहाज को यहाँ पहुँचने में 10 दिन से अधिक समय लगेगा, लेकिन इसका प्रभाव संभवतः तुरंत दिखाई देगा। हमारे स्टॉक प्रभावित होंगे, हमारी परिसंपत्तियां बाहर निकल जाएंगी। यदि इस मामले को उचित ढंग से नहीं संभाला गया तो ये बहुत गंभीर हो जाएगा। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, पिछले कुछ दिनों में शेयर बाजार में खराब रुझान रहा है। बहुत संभावना है कि कल खुलने के बाद शेयर बाजार में तेज गिरावट आएगी। अंतर्राष्ट्रीय शॉर्ट सेलर्स इस अवसर का फायदा उठाकर हमें निशाना बना सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका हमारा मित्र है और यदि हमारे संसाधनों का लाभ उठाने का कोई अवसर आएगा तो वे निश्चित रूप से इसे नहीं छोड़ेंगे। कई यूरोपीय संस्थाएं भी कार्रवाई करेंगी। सभी की भौहें सिकुड़ी हुई थीं। एक लंबे समय से स्थापित विश्व प्रभुत्व के रूप में, यद्यपि उनकी राष्ट्रीय शक्ति अब कमजोर है, फिर भी वे बहुत सारा धन नियंत्रित करते हैं। वे विभिन्न संसाधनों में कटौती करके बहुत सारा मांस खा सकते हैं। हरमन ने कहा, किसी को चीन जाकर अयान सक्सेना से बात करनी होगी, अन्यथा हमें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मालवाहक जहाज ब्रिटिश साम्राज्य के जितना करीब पहुंचेंगे, पूंजी का बहिर्गमन उतनी ही तेजी से होगा और उनकी हानि भी उतनी ही अधिक होगी। पूंजी बाजार में कई नुकसान हुए हैं, जैसे भूमि का नुकसान और पूंजी का नुकसान, और ये नुकसान स्थायी रूप से खो गए हैं। अगर समय आने पर सामान उन्हें नहीं भी मिलता है तो भी उनका नुकसान हो चुका है। क्या वे फिर भी अयान सक्सेना से सामान वापस मांग सकते हैं? लैम्बर्ट, फर्गिल, तुम लोग सावधान रहें, बहुत नर्म न बने और बहुत कठोर भी न बने। हरमन ने इस बारे में काफी देर तक सोचा। लैम्बर्ट और वर्जिल इससे खुश नहीं थे, लेकिन चूंकि हरमन ने निर्णय ले लिया था, इसलिए उनके पास इस यात्रा के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बिना किसी हिचकिचाहट के वे चल पड़े। विमान अभी अपने गंतव्य पर नहीं पहुंचा था, लेकिन उनका स्टॉक पहले से ही खुला हुआ था। बकवास, लैम्बर्ट ने एक अपशब्द कहा। उसके पास काफी स्टॉक है। स्टॉक खाते में हानि प्रारंभ में 5 अंक तक पहुंच गई। इसके अलावा बाजार अभी भी नीचे जा रहा है। इस स्थिति में आज उनका नुकसान अधिक होने की संभावना है। लैम्बर्ट, क्या हुआ? वर्जिल ने अपनी आंखें खोली और पूछा। लैम्बर्ट, यदि हमारे शेयरों में सचमुच भारी गिरावट आती है तो इस बात की प्रबल संभावना है कि अंतर्राष्ट्रीय फंड हमारे खिलाफ हो जाएंगे। फुगिल, हम 3 घंटे में वहां पहुंच जाएंगे। लैम्बर्ट, तुम चीन में कभी नहीं रहे, इसलिए जब तुम इस बार अयान सक्सेना से मिलने आओ तो तुम्हें अधिक संयमित रहना होगा। जब आपको कठोर होने की आवश्यकता हो तो कठोर बनिए, और जब आपको नर्म होने की आवश्यकता हो तो नर्म बनिए। अध्याय 523 सूर्य कभी अस्त नहीं होता के दूत के साथ बातचीत। 3 घंटे बाद विमान उतरा। लैम्बर्ट ने अपने स्टॉक खाते को देखा और पाया कि आज उनका कुल घाटा 8 या 9 अंक तक पहुंच गया था। लानत है, लैम्बर्ट ने मन ही मन कोसा। उसके स्टॉक खाते में 2 या 3 मिलियन डॉलर थे और 8 या 9 अंकों के नुकसान के साथ उसने $1,00,000 से अधिक खो दिया। उसके लिए ये चाकू से अपने शरीर को काटने जैसा दर्दनाक था।
वह एक अधिकारी है, कोई अमीर आदमी नहीं, और उनका अधिकांश पैसा शेयर बाजार में लगा है। श्री लैम्बर्ट, श्री फज, आपका स्वागत है। जब दोनों विमान से उतरे तो एक कार ने उनका स्वागत किया। आखिर ब्रिटिश साम्राज्य में उन सभी का उच्च दर्जा है। ये जानते हुए कि वे आ रहे हैं, चीन निश्चित रूप से उनका स्वागत करेगा। हम अयान सक्सेना को देखना चाहते हैं, लैम्बर्ट ने कार में बैठते हुए कहा। सह पायलट सीट पर बैठे व्यक्ति ने उत्तर दिया, मिस्टर लैम्बर्ट, ग्रैंडमास्टर अर्जुन आज बहुत व्यस्त हैं और उनके पास समय नहीं है। हमने आपके लिए कल ग्रैंडमास्टर अर्जुन से मिलने का समय तय किया है। आप पहले होटल में आराम कर सकते हैं। लैम्बर्ट ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, हमें इंतजार क्यों करना चाहिए? हम इतनी दूर से आए हैं, हमसे बात करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? फुगिल ने जल्दी से कहा, मिस्टर गुफैंग, हमें मास्टर अर्जुन के साथ कुछ जरूरी काम करना है। मेरा साथी काफ़ी चिंतित है। क्या आप मास्टर अर्जुन से पहले से व्यवस्था करने के बारे में बात कर सकते हैं? सह पायलट बस में चढ़ गया और बोला, मिस्टर फुगिल, ग्रैंडमास्टर अर्जुन आज व्यस्त हैं। वे कल ही आ सकते हैं। हम कल सुबह तक आपके लिए इसका प्रबंध करने का प्रयास करेंगे। फुगिल ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है मिस्टर गुफैंग, चलो कल जितनी जल्दी हो सके मास्टर अर्जुन से मिलने की कोशिश करते हैं। 1 घंटे से अधिक समय बाद दोनों होटल पहुंचे। लैम्बर्ट ने गुस्से में कहा, अयान सक्सेना ने यह जानबूझकर किया। वह हर दिन घर पर बच्चों की देखभाल करता है। क्या हो सकता है? उसने जानबूझकर हमारी अनदेखी की और हमारे शेयर बाजार को गिरने दिया। वर्जिल, हम क्या कर सकते हैं? लैम्बर्ट, अब हम कमज़ोर पक्ष हैं। लैम्बर्ट चुप रहा। फुगिल ने कहा, कल जब तुम अयान सक्सेना से मिलोगी तो तुम्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। अगर तुम उसे नाराज कर दोगी तो तुम्हारे कार्ड में मौजूद सारा पैसा रहस्यमय तरीके से गायब हो सकता है। लैम्बर्ट, पलक झपकते ही यह पहला दिन था। 3 सुरक्षा जांचों के बाद लैम्बर्ट और उनकी टीम अंततः अयान सक्सेना के विला में प्रवेश कर गई। अभी भी सुबह थी और अनिंदिता सक्सेना, लिन डोंग्याओ और अन्य लोग अभी भी सो रहे थे। मास्टर अर्जुन, मैंने लंबे समय से आपके महान नाम के बारे में सुना है और आज मैं अंततः आपसे व्यक्तिगत रूप से मिल रहा हूँ। फुगिल ने मुस्कुराते हुए कहा। वह बीच वाले के बारे में बात कर रहा था। वह और लैम्बर्ट दोनों चीनी भाषा बोल सकते हैं, इसलिए इस बार हरमन ने उन्हें अयान सक्सेना से बात करने के लिए एक टीम बनाने को कहा। नमस्ते मास्टर अर्जुन, लैम्बर्ट ने भी बधाई दी। अयान सक्सेना ने थोड़ा सिर हिलाया, आप दोनों कृपया मेरे पीछे आइए। वह लैम्बर्ट और अन्य लोगों को अध्ययन कक्ष में ले गया। लैम्बर्ट ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, मिस्टर सक्सेना, आप हमारे सन नेवर सेट्स में छोड़े गए 4000 यांत्रिक तेंदुओं को कब वापस लाएंगे? हम उन्हें वापस लाने में आपकी मदद कर सकते हैं। अयान सक्सेना, इन्हें मत छुओ। इनके सेंसर फेल हो गए हैं और ये कभी भी नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। अगर ये नियंत्रण से बाहर हो गए तो ये पागल हो सकते हैं और लोगों को मार सकते हैं। लैम्बर्ट और फर्गिल, वे जानते थे कि अयान सक्सेना बकवास कर रहा है। फुगिल, मिस्टर सक्सेना, आपने 8000 यांत्रिक तेंदुए और भेज दिए हैं। वे कहाँ से आए थे? अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। इन 8000 यांत्रिक तेंदुओं का उपयोग उन 4000 यांत्रिक तेंदुओं से निपटने के लिए किया जाता है जिनमें समस्याएं हैं। 2 एक से निपट सकते हैं, इसलिए यह पूरी तरह से सुरक्षित होना चाहिए। आपको उन्हें समय पर उतरने देना होगा। मैं निश्चित रूप से इस बार उन्हें समस्या से निपटने देने की पूरी कोशिश करूंगा। लैम्बर्ट और अन्य लोगों ने चुपके से भौहें सिकोड़ लीं। अयान सक्सेना गंभीर होकर बकवास कर रहा था। लैम्बर्ट ने कहा, मिस्टर सक्सेना, परेशान मत होइए। हम उन सभी को उड़ाने के लिए बमवर्षक विमान भेज सकते हैं। अयान सक्सेना ने अपना सिर हिलाया। मैं तुम्हें ऐसा न करने की सलाह देता हूँ। यदि उन्हें कोई खतरा महसूस होगा तो वे तुरंत तितर बितर हो जाएंगे। उस समय वे घाट पर एकत्र नहीं होंगे, बल्कि पूरे शहर में बिखर जाएंगे। 4000 यांत्रिक तेंदुओं ने काफ़ी जगह घेर रखी है। आपके लिए उन सभी को एक साथ उड़ा देना आसान नहीं होगा। फुगिल ने कहा, वे सभी चार्ज किए गए हैं। क्या हमें उनसे निपटने की ज़रूरत नहीं है? बस तब तक इंतज़ार करें जब तक उनकी शक्ति समाप्त न हो जाए। फिर शायद 8000 यांत्रिक तेंदुओं के साथ वहां जाने की ज़रूरत न पड़े। अयान सक्सेना ने अपना सिर हिलाया। मिस्टर फर्गिल, ये काम नहीं करेगा। उनके पास सॉलिड स्टेट बैटरियां हैं, इसलिए उनका स्टैंड बाय टाइम लंबा है और वे आसानी से खत्म नहीं होती हैं। इसके अलावा अगर उनका पावर लेवल 30% से कम है तो वे खुद ब खुद चार्ज होने के लिए जगह ढूंढ लेंगे। यदि उन पर हमला किया गया तो वे जवाबी हमला करेंगे। वर्जिल और लैम्बर्ट ने भौहें सिकोड़ी। हम उनसे निपट नहीं सकते और जब तक उनकी शक्ति समाप्त नहीं हो जाती तब तक प्रतीक्षा करना भी काम नहीं आएगा।
क्या ये वास्तव में 8000 यांत्रिक तेंदुओं को फिर से किनारे पर जाने देने का एकमात्र तरीका है? लेकिन तट पर आने के बाद उन्हें संभवतः समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अयान सक्सेना ने चेहरे पर क्षमा प्रार्थी भाव के साथ कहा, मिस्टर लैम्बर्ट, मिस्टर फोगिल, यह मेरी समस्या है। चिंता न करें, मैं इसे हल करने का कोई रास्ता जरूर ढूंढूंगा। यदि ये 8000 यांत्रिक तेंदुए समस्या का समाधान नहीं कर सकते तो मैं इसे हल करने के लिए 24,000 यांत्रिक तेंदुए भेजूंगा। हमेशा कोई समाधान होता है। वर्जिल और अन्य लोग उलझन में थे। अगर ये 8000 लोग उनके पास चले जाएं और 24,000 और चले जाएं, तो क्या वे तब भी जीवित रह पाएंगे? तब तक उनके साम्राज्य में, जिस पर सूरज कभी अस्त नहीं होता, 36,000 यांत्रिक तेंदुए हो जाएंगे। ये शक्ति संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। फोगिल, श्री सक्सेना, ब्रिटिश साम्राज्य और चीन के बीच संबंध अब बहुत अच्छे हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे कोई क्षेत्र हैं जिनमें हमें तत्काल सुधार करने की आवश्यकता है? अयान सक्सेना ने सिर हिलाया, नहीं, तुम लोगों ने महान काम किया है। लैम्बर्ट ने गहरी सांस ली और कहा, मिस्टर सक्सेना, चीन में एक पुरानी कहावत है, ईमानदार लोग छुपकर बात नहीं करते। हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आप उन मशीनी तेंदुओं को जाने दें? अयान सक्सेना ने लैम्बर्ट की ओर देखा। मिस्टर लैम्बर्ट, आपने गलत समझा। उन यांत्रिक तेंदुओं में सचमुच एक समस्या है। एक बार जब 8000 यांत्रिक तेंदुए गुजर जाएंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा। अयान सक्सेना ने कहा। फोगिल ने हल्की खांसी करते हुए कहा, मिस्टर सक्सेना, हमें आपकी बात पर यकीन है। हमारे दोनों देशों के बीच संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी भी कुछ छोटी मोटी खटासें हैं और अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हमें सुधार करने की जरूरत है। क्या आप मुझे कुछ सलाह दे सकते हैं? इससे हमारे दोनों देशों के बीच संबंध एक कदम आगे बढ़ेंगे। अयान सक्सेना ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, यह एक राष्ट्रीय मामला है, लेकिन मुझे अपने विचार व्यक्त करने में कोई दिक्कत नहीं है। फोगिल ने तुरंत सिर हिलाया। बिल्कुल, मिस्टर सक्सेना, कृपया बोलें, हम सब कान लगाकर सुन रहे हैं। अयान सक्सेना ने कहा, आपने अतीत में कई सांस्कृतिक अवशेषों को लूटा है। उस समय कोई चीन नहीं था, लेकिन वे सांस्कृतिक अवशेष किंग राजवंश के नहीं, बल्कि चीनी राष्ट्र के थे। ये हमारे पूरे राष्ट्र की धरोहर है। आप, ब्रिटिश साम्राज्य, बेहतर होगा कि इन सांस्कृतिक अवशेषों को वापस कर दें। लैम्बर्ट ने भौहें सिकोड़ी। यह असंभव है, इतना समय बीत चुका है। वे जरूर हमारे रहे होंगे। अयान सक्सेना ने शांति से कहा, मिस्टर लैम्बर्ट, उत्साहित मत होइए। मैं बस अपनी राय व्यक्त कर रहा हूँ। अगर आप सहमत नहीं भी हैं, तो भी मैं समस्या को हल करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलो इस बारे में बात करते हैं। मेरे पास अभी भी कुछ समय बचा है। कृपया आगे बढ़ें। अध्याय 524 यांत्रिक तेंदुए बिखर गए हैं। फोगिल, चलो वापस चलते हैं और इस पर चर्चा करते हैं। क्या हम कल आपके साथ इस पर चर्चा कर सकते हैं, श्री सक्सेना? अयान सक्सेना ने सिर हिलाया, मुझे कल कुछ काम है। अगर तुम फिर भी इस पर चर्चा करना चाहते हो तो चलो परसों सुबह इस पर बात करते हैं। ज़्यादा चिंता मत करो, इस बार जो समस्या उत्पन्न हुई है उसे हल करने के लिए मैं निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। लैम्बर्ट का मुंह फड़क उठा। वे अयान सक्सेना के समाधान से डरते हैं। 8000 यांत्रिक तेंदुए गुजर चुके हैं और यह बहुत संभावना है कि वे फिर से दिखाई देंगे। मिस्टर सक्सेना, चलो परसों सुबह आते हैं। वर्जिल और लैम्बर्ट अलविदा कहते हैं और चले जाते हैं। होटल में वापस आकर लैम्बर्ट ने गुस्से में कहा, फर्गिल, चीनी बहुत चालाक हैं। अयान सक्सेना ने यह नहीं कहा कि 4000 यांत्रिक तेंदुए दुर्घटनावश नियंत्रण से बाहर हो गए, और उन्होंने ये भी कहा कि 8000 यांत्रिक तेंदुए वहां मदद के लिए मौजूद थे। फोगिल ने अपना सिर हिलाया और कहा, वह चालाक नहीं है, बल्कि होशियार है। अगर वह कहता है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया है, तो वह नैतिक दृष्टिकोण से हीन होगा। चीन में एक कहावत है, जो लोग धर्मी होते हैं उनके बहुत से समर्थक होते हैं, जबकि जो अधर्मी होते हैं उनके बहुत कम समर्थक होते हैं। हालांकि हम सभी जानते हैं कि उसने ऐसा जानबूझकर किया था, लेकिन हम उसके द्वारा बताए गए कारण का खंडन नहीं कर सकते। बाकी रोबोट पैंथर्स को भेजना उचित होगा। लैम्बर्ट ने गहरी आवाज में कहा, हमें उन 8000 यांत्रिक तेंदुओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। अगर हम 4000 यांत्रिक तेंदुओं से लड़ें तो हम उन्हें हरा सकते हैं। 8000 यांत्रिक तेंदुओं के साथ ये कहना मुश्किल है। अगर हम उन्हें हरा भी दें तो भी हमें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। फोगिल, लड़ना असंभव है। अगर हम जीत भी गए तो हम कुछ स्टील नष्ट कर देंगे, जो कि यानहुआंग रोबोट कंपनी के 1 सप्ताह से भी कम समय में बनने वाले स्टील के बराबर है। यदि हम जीत भी गए तो भी हम बहुत से लोगों की जान गंवा देंगे तथा भारी क्षति उठाएंगे। और एक बार युद्ध शुरू हो जाए तो पूंजी का बड़े पैमाने पर बहिर्गमन होगा।
लैम्बर्ट ने भौहें सिकोड़ी। वे जीवित रहने के लिए वित्त पर निर्भर हैं। यदि बड़ी मात्रा में पूंजी बाहर चली जाए तो वे कैसे जीवित रह सकते हैं? चलो पहले रिपोर्ट करते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है। लैम्बर्ट ने कहा, चीन और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच समय का अंतर है। यहाँ सुबह के 8 बजे हैं, लेकिन वहाँ आधी रात है। फिर भी लैम्बर्ट और अन्य लोगों ने एक दूसरे से संपर्क बनाए रखा। हरमन और अन्य लोग संभवतः अंत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कॉल शीघ्रता से कनेक्ट हो गई। लैम्बर्ट और उनकी टीम ने वार्ता के परिणाम की विस्तार से रिपोर्ट दी। रिपोर्ट सुनने के बाद हरमन के माथे पर बल पड़ गए। अयान सक्सेना ने उन्हें शब्दों से भी कोई सहारा नहीं दिया। 4000 यांत्रिक तेंदुए नियंत्रण से बाहर हैं। उन्होंने मदद के लिए 8000 यांत्रिक तेंदुए भेजने का भी वादा किया। फुगिल ने कहा, मास्टर, हमें बस यही फायदा हुआ है कि हम अयान सक्सेना की मंशा जान गए हैं। वह हम पर दबाव डालना चाहता है कि हम चीन को संपत्ति लौटा दें। हरमन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह आसान नहीं है। कई वस्तुएं हमारे संग्रहालय में वापस आने से पहले कई बार स्वामित्व बदलती हैं। उनमें से कई हमारी नहीं हैं। इस चीज के मालिक ने भी इसका भुगतान किया है। वर्जिल, सर, हमने अभी तक इस बारे में बात नहीं की है। लैम्बर्ट ने कहा, मास्टर, चलो अयान सक्सेना से बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि हम उन यांत्रिक तेंदुओं से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। हम पहले उस क्षेत्र को घेरने के लिए तार की जाली लगा सकते हैं। फिर उन यांत्रिक तेंदुओं को उड़ाने के लिए विमान भेजो। रोबोट तेंदुए फुर्तीले होते हैं लेकिन वे उड़ नहीं सकते। हरमन, मैं पहले दूसरों से इस बारे में बात करूंगा। तुम लोग आराम करो और परसों सुबह अयान सक्सेना को ढूंढने आ जाना। इतना कहकर हरमन ने फोन रख दिया। उन्होंने इस विषय पर अन्य लोगों से चर्चा की। हम उन 8000 यांत्रिक तेंदुओं को बिल्कुल भी उतरने नहीं दे सकते। शायद हम पहले तार की जाली लगाकर अवरोध लगा सकते हैं। आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक परत नहीं। यांत्रिक तेंदुए की पूंछ में एक ग्रेनेड है जो तार की जाली को उड़ा सकता है। आंतरिक मंत्रिमंडल में 2 लोग बोले। एक अन्य व्यक्ति ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। हम सभी जानते हैं कि यांत्रिक तेंदुए नियंत्रण से बाहर नहीं हैं। अयान सक्सेना ने जानबूझकर उन्हें हमारे साथ रहने दिया, और अयान सक्सेना के हाथों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता हो सकती है। हमारे मोबाइल रोबोट तेंदुए भी घूमेंगे। अभी वे एक साथ हैं, लेकिन भविष्य में वे बिखर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो लोगों में और भी ज्यादा दहशत फैल जाएगी। हरमन ने भौहें सिकोड़ी। ये सचमुच एक बड़ी समस्या है। वे जो भी कार्रवाई करेंगे वह एआई को ज्ञात हो जाएगी। यहाँ तक कि यदि वे टिनों को बचाने के लिए सैन्य अभियान चला रहे थे तो यह अनुमान लगाया गया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बमवर्षकों के उड़ान भरने से पहले ही पता चल जाएगा और 4000 यांत्रिक तेंदुए तुरंत तितर-बितर हो जाएंगे। समय हर सेकंड बीतता है। हरमन और अन्य लोग आधे घंटे तक बातचीत करते रहे लेकिन वे कुछ नहीं कर सके। वे केवल अस्थायी रूप से ही सो सकते हैं। धीरे धीरे ब्रिटिश साम्राज्य में सुबह का समय आ गया। 4000 यांत्रिक तेंदुओं ने अचानक कार्रवाई शुरू कर दी। वे पहले बड़े करीने से पंक्तिबद्ध थे, लेकिन अब वे बिखरे हुए हैं। वे वुडू पोर्ट पर बिखरे हुए हैं। यदि आप उन पर बमबारी करना चाहते हैं तो आपको पूरे वुडू पोर्ट को नष्ट करना होगा। डिंग डिंग, अयान सक्सेना का सेल फोन बजा। उन्होंने फोन उठाया और दूसरी तरफ फर्गिल थे। मिस्टर सक्सेना, मुझे चीन से फोन आया था। वुडू पोर्ट में यांत्रिक तेंदुए तितर-बितर हो गए हैं। क्या हो रहा है? अयान सक्सेना ने आश्चर्यचकित होने का नाटक करते हुए कहा, तितर-बितर हो गए। मिस्टर फुगिल, क्या आपने उन्हें चिढ़ाने के लिए कुछ किया था? नहीं, यह अजीब है। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब उन्हें लगता है कि उन पर हवाई हमला हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें इंटरनेट से कोई जानकारी मिली हो? फुगिल, मिस्टर सक्सेना, हमें इससे कैसे निपटना चाहिए? अयान सक्सेना ने कहा, उन्हें उकसाएं नहीं। जब तक आप उन पर हमला नहीं करते या कोई अन्य शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं करते, तब तक उन्हें आप पर सक्रिय रूप से हमला नहीं करना चाहिए। शत्रुतापूर्ण व्यवहार में अवरोध डालना, गिरफ्तार करना आदि शामिल है। वैसे आपको विद्युत चुंबकीय हमलों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए यह एक हमला है, न कि केवल शत्रुतापूर्ण व्यवहार। फुगिल ने गहरी सांस ली और कहा, मिस्टर सक्सेना, चलो परसों मिलते हैं और इस बारे में बात करते हैं। लानत है। हरमन और उसके समूह के कई लोग फिर से एक साथ आए। हरमन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, सभी, वर्तमान नाकाबंदी और बमबारी पद्धति अब व्यवहार्य नहीं है। पूरे वुडू बंदरगाह में 4000 यांत्रिक तेंदुए बिखरे हुए हैं। क्या किसी के पास कोई दूसरा विचार है? सब लोग चुप थे। इस स्थिति में क्या करें? यांत्रिक तेंदुओं के बिखर जाने के बाद उन पर बम गिराना बिल्कुल असंभव है। अगर यांत्रिक तेंदुआ हिले भी नहीं और उन्हें बम गिराने दिया तो भी उन्हें कितने बम इस्तेमाल करने पड़ेंगे?
तो फिर पूंजी बाजार में एक के बाद एक विस्फोट होगा, है ना? यांत्रिक तेंदुओं को खत्म करने के लिए सेना भेजना असंभव है। भले ही वे 4000 यांत्रिक तेंदुओं को खत्म करने के लिए दसियों हजार सेनाएं भेज दें, फिर भी वे जीत नहीं पाएंगे। इसके अलावा वे अपने शहरों का विस्तार भी नहीं कर सकते। कुआं, किसी ने आह भरी। सब ने उसकी ओर देखा। उस व्यक्ति ने कहा, सब लोग, शेयर बाजार खुलने वाला है। आज की स्थिति से लगता है कि एक और दिन तेज गिरावट का रहेगा। हमारे वित्तीय नुकसान का अनुमान लगाना मुश्किल है। सभी लोग नाखुश दिख रहे थे। उनमें से कुछ बहुत अमीर थे और उन्हें भयंकर नुकसान उठाना पड़ा। समय हर सेकंड बीतता है। हरमन और उनके साथियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। शेयर बाजार खुला और निश्चित रूप से यह एक बड़ा झटका था। शुरुआत में बाजार में 3 अंकों की गिरावट आई। इसके तुरंत बाद कई व्यक्तिगत शेयरों में 10 अंकों से अधिक की गिरावट आई। भारी नकारात्मक खबरों और अंतर्राष्ट्रीय शॉर्ट सेलिंग के कारण ब्रिटिश साम्राज्य का शेयर बाजार भारी दबाव में है। लानत है, लैम्बर्ट शेयर बाजार पर नजर रखते हैं। कल उन्हें काफी नुकसान हुआ लेकिन उन्होंने धैर्य बनाए रखा और अपने शेयर नहीं बेचे। आज की शुरुआत भी एक महत्वपूर्ण हित थी। फुगिल ने असहाय होकर कहा, लैम्बर्ट, शायद हमारे लिए सांस्कृतिक अवशेषों को चीन वापस करना सबसे अच्छा विकल्प है। अध्याय 525, सूर्य कभी अस्त नहीं होता, वापसी योजना। लैम्बर्ट ने भौहें सिकोड़ी। वे चीजें हमारे पूर्वजों की लूट हैं। वे हमारे देश की शान हैं। अगर हम उन्हें लौटाते हैं तो इसका मतलब है कि हम स्वीकार कर रहे हैं कि हम पिछड़ रहे हैं। चीन में एक कहावत है कि यदि आप पीछे रह गए तो आप हार जाएंगे। यदि कोई बाघ कमजोरी दिखाता है तो भेड़िए उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। ये केवल खोई हुई संपत्ति वापस करने का मामला नहीं है, नहीं, ये केवल राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का मामला है। इसमें वास्तविक हित भी शामिल हैं। फुगिल ने आह भरते हुए कहा, मैं ये सब जानता हूँ, लेकिन अब समस्या यह है कि हम बाघों ने बहुत प्रगति कर ली है, जबकि चीन अब एक जागृत प्राच्य शेर है। अगर हम कमजोरी दिखाएंगे तो भेड़िए हम पर हमला करेंगे, लेकिन अगर हम चीन की चीजें पकड़ेंगे तो शेर हम पर हमला करेगा। लैम्बर्ट ने चुपके से अपना सिर हिलाया। यह एक दुविधा है। चीन के पास अयान सक्सेना जैसा उपद्रवी कैसे है? अगर ऐसा कोई उपद्रवी न होता तो हम अभी ठीक होते। लैम्बर्ट ने असहाय होकर कहा, फुगिल, भले ही चीन ने अयान सक्सेना का उत्पादन न किया होता, फिर भी चीन का उदय अजेय होता। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए विभिन्न प्रतिबंध चीन को दबाने में विफल रहे हैं। ब्लू स्टार का आकाश बदलने वाला है। लैम्बर्ट चुप रहा। वह ये भी कहना चाहते थे कि उनका ब्रिटिश साम्राज्य अभी भी बहुत मजबूत है, लेकिन वह ऐसा कह नहीं सके। सिर्फ 4000 रोबोट तेंदुए ही उन्हें बहुत मुश्किल महसूस कराने के लिए पर्याप्त थे। ये रोबोट तेंदुए यानहुआंग रोबोट कंपनी द्वारा 5 दिनों में बनाए गए सिर्फ एक रोबोट थे। अब उनका सामना चीन से नहीं, बल्कि अकेले अयान सक्सेना से है, और अयान सक्सेना ने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। हरमन ने व्यक्तिगत रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को फोन किया। उसे संयुक्त राज्य अमेरिका से सहायता की आवश्यकता है। हरमन, मैं इसे संभाल नहीं सकता। मैं इस पर चर्चा करने के लिए चीन को फोन करना चाहता हूं, लेकिन वे मुझसे बात नहीं करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा। हरमन ने मन ही मन कहा, आज आपने जो वादा किया है, कल आपको उस पर पछतावा हो सकता है, इसलिए चीन का आपसे बात करना बेकार है। सबसे पहले, कमांडर, आप अभी भी हमारा समर्थन कर सकते हैं और संयुक्त राष्ट्र या अन्यत्र अपना मामला रख सकते हैं। हरमन रोड। फोन पर दूसरी ओर मौजूद अमेरिकी कमांडर इन चीफ ने कहा, हरमन, आम लोग नहीं जानते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमने पूर्वी सकुरा साम्राज्य में 500 लोगों की एक विशिष्ट सेना खो दी है। क्या आपको लगता है कि अगर हम खड़े हो जाएं तो हम अयान सक्सेना को डरा सकते हैं? हरमन, ये सच है। अगर अयान सक्सेना डरता तो वह उन अमेरिकी सैनिकों को नहीं मारता। उन लोगों को यांत्रिक तेंदुओं ने मार डाला, लेकिन वे सभी जानते थे कि उन यांत्रिक तेंदुओं को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति अयान सक्सेना था। कमांडर इन चीफ, यदि आप सहायता प्रदान करने में असमर्थ हैं, तो हमारे पास इस मामले पर चीन के साथ समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। हरमन, यह आपका व्यवसाय है। फोन रखते ही हरमन का माथा ठनका। जब उसने फोन किया था तो उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन फोन करने के बाद उसकी थोड़ी बहुत उम्मीद भी टूट गई। हरमन ने जल्दी ही बहुत से लोगों को इकट्ठा कर लिया। सब लोग, संयुक्त राज्य अमेरिका इस मामले में हमारी मदद नहीं कर सकता। हम केवल खुद को बचा सकते हैं। क्या आपके पास कोई अच्छी योजना है? हरमन ने नजर घुमाई और गहरी आवाज में कहा। किसी ने खड़े होकर कहा, क्या हम हुआगुओ और अयान सक्सेना से बात कर सकते हैं और पहले इसका कुछ हिस्सा लौटा सकते हैं? हम शेष सामान को सीमित समय में धीरे धीरे लौटा देंगे। हरमन ने सिर हिलाया। वह एक अच्छा विचार है।
क्या किसी के पास कोई अन्य विचार है? कृपया उसे साझा करें। कई लोगों ने अपनी राय व्यक्त की। अतीत में उनमें से अधिकांश ने इसका कड़ा विरोध किया था, लेकिन अब वे ऐसा नहीं करते हैं। पिछले 2 दिनों में शेयर बाजार में भारी गिरावट आई है और उन्हें भारी नुकसान हुआ है, और उनके पीछे वित्तीय निवेशकों को और भी अधिक नुकसान हुआ है। 4000 यांत्रिक तेंदुए बिखरे हुए थे और 8000 सड़क पर थे, जिससे उन पर काफी दबाव भी पड़ा। यदि युद्ध छिड़ गया तो यह अंत होगा। वे सभी जानते थे कि जीतने के लिए कुछ भी नहीं है। उनका मुकाबला अयान सक्सेना से था। अगर चीन भाग नहीं लेता तो क्या अमेरिका भाग लेगा? उनका अनुमान था कि अमेरिका शायद ही भाग लेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के आसपास 1 दर्जन से अधिक पनडुब्बियां खोजी गई हैं, और इन पनडुब्बियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका को बहुत सतर्क कर दिया है तथा परेशानी पैदा करना जारी रखा है। वे अमेरिकी युद्धपोतों पर हमला करने के लिए मिसाइलें दाग सकते हैं, और पनडुब्बियां भी चुपचाप यांत्रिक तेंदुए को संयुक्त राज्य अमेरिका तक ला सकती हैं। ऐसा लगता है कि सभी इस बात पर सहमत हैं कि हमें अयान सक्सेना के साथ एक समझौते पर पहुंचना चाहिए। लैम्बर्ट और उनकी टीम को सांस्कृतिक अवशेषों को बैचों में वापस करने के लिए अयान सक्सेना के साथ बातचीत करनी चाहिए। हरमन ने गहरी आवाज में कहा, होस्ट, आपने लिन डोंग्याओ को रोबोट के साथ खेलना सिखाया और रोबोट निर्माण तकनीक में सुधार होने लगा। अयान सक्सेना के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंज रही थी। अयान सक्सेना की आंखें चमक उठीं। उन्होंने वास्तव में लिन डोंग्याओ को पहले भी बहुत कुछ सिखाया था, लेकिन ये बेकार था क्योंकि सिस्टम ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। सिस्टम, यह अब उपलब्ध क्यों है? अयान सक्सेना ने मन ही मन पूछा। सिस्टम, होस्ट, लिन डोंग्याओ बड़ा हो रहा है। उसे पहले खेलना पसंद नहीं था। आपने उसे सावधान रहना सिखाया। अब उसे रोबोट में बहुत रुचि है। आप उसे रोबोट के साथ खेलना सिखाकर अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। अयान सक्सेना, सिस्टम, मैं अब रोबोट निर्माण तकनीक में ग्रैंड मास्टर हूँ। अगर मैं डोंगडोंग को महान स्तर तक अपग्रेड करना सिखाऊं, तो क्या इस क्षेत्र में डोंगडोंग की प्रतिभा दोगुनी हो जाएगी? सिस्टम, हाँ, होस्ट। जब आप अनिंदिता सक्सेना और लिन डोंग्याओ को 30% से अधिक समय तक पढ़ाते हैं, तो आपके कौशल में सुधार के साथ आपकी प्रतिभा दोगुनी हो जाएगी। अयान सक्सेना, जब कोई ग्रैंड मास्टर लीजेंडरी स्तर पर पहुंचता है, तो क्या 30% से अधिक प्राप्त अनुभव दोगुना हो सकता है? हाँ, अयान सक्सेना ने उनके वर्तमान अनुभव के बारे में पूछा। सौभाग्य से, रोबोट निर्माण तकनीक का वर्तमान स्तर 3/2 भी नहीं है। वह आगे लिन डोंग्याओ को सब कुछ सिखाएगा, और तब तक दोनों भाई बहनों की प्रतिभा में सुधार हो जाएगा। हालांकि अनिंदिता सक्सेना की मूल प्रतिभा औसत है, और अगर उनकी मूल प्रतिभा को दोगुना भी कर दिया जाए तो भी इसका कोई खास फायदा नहीं होगा। अयान सक्सेना का मानना था कि लिन डोंग्याओ में इस क्षेत्र में बहुत प्रतिभा है। यदि वह अपनी क्षमता को दोगुना कर ले तो संभवतः वह काफी सुधार कर सकेगा। पिताजी, नहीं, लिन डोंग्याओ ने परिवर्तनशील रोबोट को पकड़ रखा है। पिताजी तुम्हें सिखाएंगे। अयान सक्सेना मुस्कुराया और लिन डोंग्याओ के साथ खेलना जारी रखा। अनिंदिता सक्सेना को यह बहुत पसंद नहीं है। अगर कंपनी कुछ नए रोबोट भेजती भी तो अनिंदिता सक्सेना सिर्फ मजे के लिए उनके साथ खेलती। वह ज्यादा देर तक उनके साथ नहीं खेल पाती। लिन डोंग्याओ को रोबोट में ज्यादा दिलचस्पी थी। अपग्रेड करने के लिए केवल 23 घंटे बचे हैं, और लिन डोंग्याओ इस पर प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा खर्च करेगा। इसे अपग्रेड करने में लगभग 20 दिन लगेंगे। यांत्रिक तेंदुआ और यांत्रिक बाघ समय के साथ और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। पलक झपकते ही अगली सुबह हो गई। लैम्बर्ट, फर्गिल और अन्य लोग फिर अयान सक्सेना के पास आए। मिस्टर सक्सेना, ये योजना हमने आपको दी है, देखिए। फुगिल ने अयान सक्सेना को एक दस्तावेज सौंपा। अयान सक्सेना ने फाइल खोली और उस पर नजर डाली। 50 वर्षों में 2000 सांस्कृतिक अवशेष लौटाए जाएंगे। अयान सक्सेना ने उस दस्तावेज पर नजर डाली और उसे एक तरफ फेंक दिया। मिस्टर फोगिल, क्या आप मजाक कर रहे हैं? 2000 कलाकृतियां केवल वे हैं जो आपके संग्रहालय में प्रदर्शित हैं। संग्रहालय में 23,000 से अधिक कलाकृतियां प्रदर्शित नहीं हैं, और आपको इसे 50 वर्षों में विभाजित करना होगा। आप 500 वर्ष क्यों नहीं लिखते? फोगिल ने हल्की खांसी के साथ कहा। मिस्टर सक्सेना, हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। अयान सक्सेना ने अपना सिर हिलाया। अभी इस बारे में बात नहीं करते। जब तक मालवाहक जहाज ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं पहुंच जाता, तब तक प्रतीक्षा करते हैं और हम उन यांत्रिक तेंदुओं से निपट लेते हैं, फिर हम बात कर सकते हैं। आप दोनों, कृपया। अध्याय 526 बिना शर्त वापसी। फुगिल, मिस्टर सक्सेना, आइए इस बारे में बात करें। हमारे पास अपने विचार हैं और आप भी अपने विचार साझा कर सकते हैं। अयान सक्सेना ने कहा, मुझे कोई जानकारी नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने अच्छा काम नहीं किया, इसलिए आपने इतनी कठोर शर्तें रखीं।
चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द 4000 यांत्रिक तेंदुओं से निपट लूंगा और उन्हें ले जाऊंगा। यदि 8000 यांत्रिक तेंदुए समस्या का समाधान नहीं कर सकते तो हम 24000 का उपयोग करेंगे। यदि 24000 से भी समस्या का समाधान नहीं हो पाता तो हम 72000 का उपयोग करेंगे। मैं निश्चित रूप से आपकी संतुष्टि के लिए इसे संभाल लूंगा। लैम्बर्ट और फर्गिल, अगर यह सच है तो उनके पास वहां 100,000 से ज्यादा यांत्रिक तेंदुए होंगे। क्या वे अपने पूरे नेवरसेट साम्राज्य को मिटाने की तैयारी कर रहे हैं? मिस्टर सक्सेना, इस हद तक नहीं कि फुगिल ने जल्दी से कहा। अयान सक्सेना ने गंभीरता से कहा, मुझे लगता है कि यह काफी है। आप दोनों, मैं काम करते समय बीच में ही हार मान लेना पसंद नहीं करता। मुझे इसे अच्छे से करना है। चिंता मत करो, मैं ये नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ। हालांकि यांत्रिक तेंदुए को बेचना अधिक महंगा है, लेकिन इसकी लागत 100,000 रुपये से कम है और बड़े पैमाने पर उत्पादन से लागत को कम किया जा सकता है। अगर हमारे पास 100,000 यांत्रिक तेंदुए भी हों तो भी ये केवल कुछ 100 मिलियन ही होगा। यह कोई छोटी रकम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसे वहन कर सकता हूँ। अरे, वैसे मैकेनिकल लेपर्ड का उत्पादन अभी कम है। आपके मामले को संभालने के लिए मैंने पहले ही लोगों से एक शाखा कारखाना बनाने के लिए कहा है। एक ही समय में 2 शाखाएं जल्दी ही स्थापित की जा रही हैं। उम्मीद है कि ये दोनों कारखाने 2 महीने में उत्पादन शुरू कर देंगे और तब तक यांत्रिक तेंदुओं की उत्पादन क्षमता 100,000 तक बढ़ाई जा सकेगी। मैं आपकी समस्याओं को प्राथमिकता दूंगा। लैम्बर्ट और फर्गिल हॉर्न उठे। 100,000 यांत्रिक तेंदुए का उत्पादन। ब्रिटिश साम्राज्य में ऐसी क्या योग्यता थी कि उसे इस तरह निशाना बनाया गया? मिस्टर अयान सक्सेना, क्या आप गंभीर हैं? लैम्बर्ट को झटका लगा। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया, मुझे आपसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने मूल रूप से ये 2 कारखाने वहां इसलिए बनाए थे ताकि अगर युद्ध हो जाए और उत्पादन क्षमता अपर्याप्त हो जाए तो मैं वहां काम कर सकूं। आधिकारिक तौर पर उत्पादन शुरू करने की मेरी कोई योजना नहीं है। अब आपके सामने एक कठिन समस्या है। मैं निश्चित रूप से इसे हल करने में आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा और यांत्रिक तेंदुए के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करूंगा। लैम्बर्ट, मिस्टर सक्सेना, आप अपने ड्रोन झुंड से इन्हें हल कर सकते हैं। अयान सक्सेना की आंखें चमक उठीं। आप सही हैं, मिस्टर लैम्बर्ट। आपने मुझे याद दिलाया। मैं कुछ ड्रोन भेजूंगा। मुझे उम्मीद है कि जब ड्रोन वहां पहुंचेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। लैम्बर्ट, वह अपने आप को थप्पड़ मारना चाहता था। आप क्या सुझाव दे रहे हैं? जब ड्रोन गुजरते हैं तो उन्हें भी नियंत्रित किया जा सकता है। तब तक जमीन पर यांत्रिक तेंदुए और आसमान में ड्रोन होंगे और उनसे निपटना उनके लिए और भी कठिन हो जाएगा। मिस्टर सक्सेना, अब हम विदा लेंगे। फुगिल खड़ा हुआ और बोला। वे वहां से चले गए और जल्दी से खबर दी। क्या 2 और रोबोट कारखाने निर्माणाधीन हैं? हरमन और उनकी टीम को खबर मिल गई। उन्होंने तुरंत ही यह खबर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साझा की। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने तुरंत जांच की और पाया कि फैक्ट्री पहले से ही निर्माणाधीन थी, इसलिए उन्हें आसानी से पता चल गया। वास्तव में 2 संयंत्र तैयारी में हैं। ये दोनों कारखाने मुख्य भूमि चीन के 2 अलग अलग शहरों में स्थित हैं। यदि युद्ध छिड़ जाए तो पीछे की ये 2 फैक्ट्रियां बहुत सुरक्षित हैं और लगातार यांत्रिक तेंदुए का उत्पादन कर सकती हैं। ये सच है। हरमन ने भौहें सिकोड़ी। मालिक, चलो उन जानवरों को वापस करने के बारे में भूल जाते हैं। अगर बड़ी संख्या में यांत्रिक तेंदुए हमारे पास आते हैं तो उन्हें वापस भेजने की तुलना में उन्हें आमंत्रित करना आसान होगा। हो सकता है कि समय आने पर वे वापस न जाएं। अगर हम लाखों यांत्रिक तेंदुए यहाँ छोड़ दें तो, हरमन के एक कर्मचारी ने कहा। हरमन का चेहरा थोड़ा बदल गया। पूर्वी सकुरा साम्राज्य में अब केवल 40,000 रोबोट तेंदुए हैं और ये रोबोट तेंदुए सैकड़ों हजारों सैनिकों के बराबर हैं, जिससे उन पर जबरदस्त दबाव आ रहा है। यदि ब्रिटिश साम्राज्य 10,000 सैनिक भेजेगा तो ये भयानक होगा। मालिक, अब केवल 4,000 ही बचे हैं। अगर हम किसी समझौते पर पहुंचते हैं तो अयान सक्सेना को उन्हें खाली करने देना चाहिए। हम 4,000 यांत्रिक तेंदुओं को संभालने में सक्षम हैं। ये कहना कठिन है कि यदि हमें 8,000 और मिल गए तो क्या होगा? एक अन्य सहयोगी ने कहा। उनके पास सैनिक कम हैं और वे 12,000 से अधिक यांत्रिक तेंदुओं को पराजित करने में सक्षम नहीं होंगे। मैं कल बाकी लोगों से बात करूंगा। हरमन ने गहरी सांस ली। आज देर हो गई है। वह कई दिनों से ठीक से सो नहीं पाया है। दूसरे दिन शेयर बाजार खुला और गिरावट जारी रही। हालांकि गिरावट पहले से थोड़ी कम थी, लेकिन फिर भी यह काफी बड़ी थी। कई कंपनियां अब तीव्र गिरावट की ऐसी श्रृंखला को बर्दाश्त नहीं कर सकतीं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय दिग्गज इसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं। ज़ियाओबेई भी उनमें से एक है।
इसके द्वारा नियंत्रित निधि 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है, जो पूरे वित्तीय उद्योग में निधि की एक बहुत बड़ी राशि है। सभी, हमारा अप्रत्यक्ष घाटा पहले ही सैकड़ों अरब पाउंड तक पहुंच चुका है। क्या हमें इसे जारी रखना चाहिए? अगर हम इसे जारी रखेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो सकती है, हरमन ने गहरी आवाज में कहा। इस बार बैठक के लिए अधिक लोग एकत्रित हुए। गुरुजी, कई सांस्कृतिक अवशेषों के मालिक हैं। अगर हम उन्हें चीन को दे देंगे तो यह निजी संपत्ति का उल्लंघन होगा। हम इस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं? किसी ने खड़े होकर पूछा। हरमन, हम बाद में विवरण पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें यह तय करना होगा कि सभी सांस्कृतिक अवशेष चीन को लौटा दिए जाएं या नहीं। आइए हम हाथ उठाएं और निर्णय लें। यदि आप असहमत हों तो अपना हाथ उठाएं। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और अंत में किसी ने हाथ नहीं उठाया। ज्यादातर लोगों के लिए सहमति या विरोध का कोई खास मतलब नहीं था। इसके अलावा अगर वह इस समय विरोध करने के लिए आगे आता है तो वह अयान सक्सेना को नाराज कर देगा। उसके बैंक कार्ड में मौजूद पैसे बिना किसी स्पष्ट कारण के गायब हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि सभी लोग इससे सहमत हैं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम सभी सांस्कृतिक अवशेष चीन को वापस कर देंगे। हरमन ने गहरी सांस ली। कई लोग थोड़े खोए हुए लग रहे थे। उनकी नज़र में ये सांस्कृतिक अवशेष उनके पदक हैं। उन्हें सांस्कृतिक अवशेष वापस पाने में शर्म आती है। सर, इसमें कितना समय लगेगा? किसी ने पूछा। यदि समय को टाला जा सके तो 30 या उससे अधिक समय ठीक रहेगा। हरमन ने कहा, हम 10 साल के लिए बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये सबसे लंबी अवधि होनी चाहिए जिसे अयान सक्सेना स्वीकार कर सके। क्या इस पर आपकी कोई राय है? आइए हम अपना सिर उठाएं और फैसला करें। अभी तक किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की है। डिंग डिंग, अयान सक्सेना को वर्जिल का फोन आया। मिस्टर सक्सेना, आइए इस बारे में बात करें। हमने आपके सभी सांस्कृतिक अवशेष आपको लौटाने का प्रस्ताव पारित किया है। हमें विवरण पर चर्चा करने की आवश्यकता है। फुगुई रोड। अयान सक्सेना ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई और अंततः सहमति दे दी। ये सबसे अच्छा होगा यदि हम दबाव डालकर शांतिपूर्ण तरीकों से कलाकृतियों को पुनः प्राप्त कर सकें। यदि युद्ध छिड़ जाता है तो युद्ध में कई सांस्कृतिक अवशेष नष्ट हो सकते हैं। अयान सक्सेना ने कहा, मिस्टर फुगिया, सभी सांस्कृतिक अवशेष 3 साल के भीतर वापस कर दिए जाएंगे। ये समयावधि पर्याप्त होनी चाहिए। फुगिल ने तुरंत कहा, मुझे डर है कि यह पर्याप्त नहीं है। कई सांस्कृतिक अवशेष निजी स्वामित्व में हैं और बातचीत में बहुत समय लगेगा। अयान सक्सेना ने शांतिपूर्वक कहा, वे चीनी सांस्कृतिक अवशेष हैं। आपको उन्हें बिना शर्त वापस करना होगा। उन्हें वापस करने के बाद कोई भी आंतरिक चर्चा आप पर निर्भर है। वैसे, सांस्कृतिक अवशेषों को नष्ट करके अपना गुस्सा मत निकालिए। अगर ऐसी स्थिति आती है तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे गंभीरता से संभाल लेंगे। फुगिल कुछ देर चुप रहा और बोला, ठीक है मिस्टर सक्सेना, क्या हम मिलेंगे और अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे? अयान सक्सेना, यहाँ आओ। अध्याय 527 अगली निवेश दिशा। लैम्बर्ट और फर्गिल फिर से अयान सक्सेना के पास आए। वे बहुत उदास दिख रहे थे। चीनियों की नज़र में चीज़ों को चुराना और फिर उन्हें प्रदर्शन के लिए रख देना बेशर्मी थी, लेकिन उनकी नज़र में ये सम्मान की बात थी और वे वस्तुएं उनके पूर्वजों से मिले सम्मान के पदक थे। अब भी वापस लौटना शर्म की बात है। मिस्टर सक्सेना, ये समझौता है, कृपया इसे देख लें। फुगिल ने समझौता अयान सक्सेना दो को सौंप दिया। अयान सक्सेना ने इसे लिया और ध्यान से पढ़ा। इसे वापस कर दीजिए। चीन में कोई आपसे संपर्क करेगा कि इसे कैसे वापस किया जाए। मैं 2 बिंदुओं पर जोर देता हूँ। पहला, किसी भी तरह की क्षति की अनुमति नहीं है। दूसरा, असली उत्पाद को छिपाना और उसकी जगह नकली उत्पाद लाना अस्वीकार्य है। अगर ये दोनों स्थितियां सामने आईं तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। फर्गिल ने सिर हिलाया। लैम्बर्ट ने गहरी आवाज में कहा, मिस्टर सक्सेना, हम संपत्ति वापस कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि वे यांत्रिक तेंदुए कब चले जाएंगे। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जब आप वापस आ गए हैं तो मैं इस समस्या पर शोध करने और इसे सुझाने में बहुत समय लगाऊंगा। अब मुझे 8000 यांत्रिक तेंदुओं से नहीं जूझना पड़ेगा। वर्जिल और लैम्बर्ट ने राहत की सांस ली। मिस्टर सक्सेना, उन 4000 को पाने में कितना समय लगेगा? फर्गिल ने पूछा। अयान सक्सेना, मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगेगा, लेकिन जब तक मैं अपनी पूरी ऊर्जा इसके अध्ययन में लगाऊंगा, समस्या निश्चित रूप से हल हो जाएगी। एक बार समस्या हल हो जाने पर वे यांत्रिक तेंदुए चले जाएंगे। स्विश। अयान सक्सेना और उनकी पार्टी ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। अनुबंध में ये शर्त रखी गई थी कि 3 वर्षों के भीतर ब्रिटिश साम्राज्य सारी चीनी संपत्ति वापस कर देगा तथा दोनों पक्ष सांस्कृतिक और व्यापारिक आदान प्रदान को मजबूत करेंगे। बेशक, निम्नलिखित कुछ औपचारिकताएं मात्र हैं।
श्री सक्सेना, मुझे आशा है कि मालवाहक जहाज जल्द से जल्द पटरी पर आ जाएगा। हमारा वित्तीय बाजार इस समय बहुत मुश्किल में है। फुगुई रोड। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर फुगिया, चिंता न करें, आपको जल्द ही खबर मिल जाएगी कि वह वापस आ गया है। ठीक है। वर्जिल और अन्य लोगों ने अलविदा कहा और चले गए। ज़ियाओ बेई, बहुत ज़्यादा बैकहैंड करने के लिए तैयार रहो। अब तक आपने कितना लाभ कमाया है? अयान सक्सेना ने पूछा। सिमरन ने कहा, मास्टर, विदेशी खाते में 327,000 अमेरिकी डॉलर का लाभ है और वर्तमान कुल निधि 145.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। आपके घरेलू खाते में 730 मिलियन रुपए का लाभ है तथा वर्तमान कुल निधि 475.8 बिलियन रुपए है। अयान सक्सेना के चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखी। इस बार मैंने बहुत पैसा कमाया। कुल लाभ 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। इस बार ब्रिटिश साम्राज्य का कुल नुकसान 100 से 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। ये पैसा बहुत सारे पूंजी और खुदरा निवेशकों द्वारा छीन लिया गया। यह अच्छी बात है कि उन्हें 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मिल सकता है। अगर वह संघर्ष जारी रखता तो वह और अधिक कमा सकता था, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। उसका लक्ष्य पालतू जानवरों को उनकी मातृभूमि में वापस भेजना था। जहां तक पैसा कमाने की बात है, भले ही ऐसी कोई चीज़ न हो, ज़ियाओ बेई की क्षमता के साथ यह अभी भी इंटरनेट पर पैसा कमा सकता है। मास्टर, अब आपके पास बहुत सारा नकद पैसा है। अगर आप नकद का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये सिर्फ एक संख्या है। सिमरन ने अयान सक्सेना को याद दिलाया। अयान सक्सेना ने कहा, सिमरन, बताओ मुझे किस में निवेश करना चाहिए? ज़ियाओ बेई, मास्टर, यदि आप बंदरगाहों और नहरों को नियंत्रित करते हैं तो आप व्यापार को भी नियंत्रित करते हैं। आप नहरों पर नियंत्रण पाने का कोई रास्ता खोज सकते हैं। हम अधिक बंदरगाहों पर भी नियंत्रण कर सकते हैं। अयान सक्सेना ने हल्का सा सिर हिलाया। उसके लिए साधारण व्यवसाय करना अर्थहीन है। क्या वह साधारण व्यवसाय से उतनी ही तेजी से पैसा कमा सकता है जितनी तेजी से ज़ियाओ बेई वित्तीय बाजार में पैसा कमा रहा है? नहरों में निवेश करना, भले ही इससे ज़्यादा पैसा न मिले, उनके लिए सार्थक है, और अधिक गोदियों पर नियंत्रण करना भी सार्थक है। ज़ियाओ बेई, क्या कुछ और है? अयान सक्सेना ने पूछा। सिमरन, मास्टर, आप समुद्री शिपिंग उद्योग में भी प्रवेश कर सकते हैं। आप अपना स्वयं का समुद्री शिपिंग बेड़ा बना सकते हैं। इस तरह से घाट, नहर और बेड़ा सभी जुड़े हुए हैं, इसलिए आपके लिए कुछ करना बहुत सुविधाजनक होगा, गुरुजी। अयान सक्सेना ने कहा, सिमरन, आप अपने विदेशी खातों में जमा धन का उपयोग स्वेज और पनामा नहरों में शेयर हासिल करने के लिए कर रही हैं। सिमरन बोली, मास्टर जी, ये ठीक नहीं है। स्वेज नहर के अधिकांश शेयर मिस्र सरकार के हाथ में हैं और पनामा नहर पर भी पनामा सरकार का नियंत्रण है। अयान सक्सेना ने चुपके से भौहें सिकोड़ लीं। क्या हमें इन दोनों देशों की सरकारों से नियंत्रण छीनना होगा? सिमरन, ये दोनों नहरें हर साल कितना राजस्व उत्पन्न करती हैं? बेकहम, दोनों नहरें मिलकर प्रति वर्ष लगभग 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व लाती हैं। स्वेज नहर 9 बिलियन से अधिक और पामा नहर 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक राजस्व लाती है। अयान सक्सेना ने हल्का सा सिर हिलाया। यह कोई छोटी रकम नहीं है, लेकिन यह उसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं था। बेकहम हर साल वित्तीय बाजार से सैकड़ों अरब अमेरिकी डॉलर कमा सकते हैं, लेकिन बाजार की स्थिरता बनाए रखने के लिए वह बहुत अधिक कमाना नहीं चाहते हैं। यदि वह अधिक धन खर्च करने को तैयार है तो ये कहना कठिन है कि पनामा नहर संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिक निकट होगी या नहीं, लेकिन स्वेज नहर अवश्य ही अमेरिका के अधिक निकट होगी। डिंग डिंग। अयान सक्सेना का मोबाइल फ़ोन अचानक बज उठा। फ़ोन श्री मेहता का था। अयान सक्सेना ने फ़ोन उठाया और श्री मेहता ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, अर्जुन सक्सेना, मुझे अभी खबर मिली है कि आपका मालवाहक जहाज वापस आ गया है। क्या इसने ब्रिटिश नौसेना के साथ कोई समझौता किया है? अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर मेहता, हाँ, मैं आपको फ़ोन करने ही वाला था कि आपका फ़ोन आ गया। देश को उनसे संपर्क करने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम का गठन करना चाहिए। ब्रिटिश साम्राज्य का सारा सामान 3 साल के भीतर देश को वापस कर दिया जाएगा। फ़ोन के दूसरी ओर श्री मेहता बहुत खुश थे। कुआं। अध्याय 528 50,000 यांत्रिक तेंदुए खरीदें। फ्रांसीसी साम्राज्य। मंत्रिमंडल के कई लोग एक साथ इकट्ठे हुए। सभी को ब्रिटिश साम्राज्य से नवीनतम समाचार यह है कि उन्होंने 3 वर्षों के भीतर चीन से लूटे गए सभी सांस्कृतिक अवशेषों को वापस करने का निर्णय लिया है। बूढ़े आदमी ने गहरी आवाज में उस आदमी की ओर देखा। हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमें क्या करना चाहिए। हमने उन दिनों चीन से बहुत सारे सांस्कृतिक अवशेष भी प्राप्त किए थे। लोग इसके बारे में बात कर रहे थे।
थोड़ी देर बाद कैबिनेट के वरिष्ठ नेता ने कहा, सभी हमारे विशेषज्ञों द्वारा दिए गए आकलन के अनुसार इस बार ब्रिटिश साम्राज्य का अप्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब है। सभी हैरान हो उठे। वे जानते थे कि इस बार ब्रिटिश साम्राज्य को भारी क्षति हुई है, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि उनकी क्षति इतनी विनाशकारी होगी। 200 अरब अमेरिकी डॉलर से 1 दर्जन परमाणु ऊर्जा चालित विमानवाहक पोत बनाए जा सकते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के संयुक्त स्थल, जल और वायु उपकरण 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर नहीं हैं, जो कि तीनों सशस्त्र बलों के सभी उपकरणों के उपयोग के बराबर है। यदि युद्ध में देश को इतनी भारी क्षति हुई होती तो संभवतः वह नष्ट हो गया होता। मास्टर, अयान सक्सेना हमें निशाना नहीं बनाएगा, है ना? एक कैबिनेट सदस्य बोले। श्री जी, अगर हम उस समय पीछे हट जाते हैं जब वह हमें निशाना बनाता है, तो हमें सांस्कृतिक अवशेष लौटाने में शर्मिंदगी महसूस होगी। अगर हम पहल करते हैं तो हमें कुछ लाभ मिल सकता है। हर कोई स्थिति से अवगत है। आइए इस पर चर्चा करें और बाद में मतदान करें। लगभग 10 मिनट बीत गए। सभी लोगों ने वोट देने के लिए अपने हाथ उठाए और अधिकतर लोग इसे वापस करने पर सहमत हो गए। ब्रिटिश साम्राज्य की दुखद स्थिति हमारी आंखों के सामने है। उनके पास बहुत ज्यादा सांस्कृतिक अवशेष नहीं है और उन्हें वापस करना उतना दर्दनाक नहीं होगा। चूंकि अधिकांश लोग इस पर सहमत हैं, तो चलिए इसे सुलझा लेते हैं। हम चीन के साथ मैत्रीपूर्ण वार्ता करेंगे और सांस्कृतिक अवशेषों को समूहों में चीन को लौटा देंगे। मंडप में बूढ़ा आदमी, उसने मन ही मन राहत की सांस ली। वह ब्रिटिश साम्राज्य की तरह खत्म नहीं होना चाहता था, इसलिए अगर वे वापस लौटने की पहल करते तो भी वे चीन की मित्रता हासिल कर सकते थे। अन्य क्षेत्रों में भी कुछ लाभ हो सकते हैं। फ्रांसीसी साम्राज्य काफी दिलचस्प है। अयान सक्सेना मन ही मन बुदबुदाया। यदि फ्रांसीसी साम्राज्य इसमें रुचि नहीं लेता है तो वह निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा और हो सकता है कि फ्रांसीसी साम्राज्य में और अधिक यांत्रिक तेंदुए चले जाएं। डिंग डिंग, अयान सक्सेना का मोबाइल फोन अचानक बज उठा। पता चला कि फोन करने वाले मिस्टर जियांग थे। मिस्टर जियांग, क्या बात है? अयान सक्सेना ने फोन पर जवाब दिया। फोन के दूसरी ओर जियांग लाओयू ने कहा, अर्जुन सक्सेना, फ्रांसीसी साम्राज्य हमारी सभी सांस्कृतिक धरोहरें लौटाने का इरादा रखता है। क्या आप ये जानते हैं? जियू, मुझे अभी खबर मिली है। श्री जियांग, फ्रांसीसी साम्राज्य का एक अनुरोध है। वे अधिक अनुकूल कीमत पर नए यांत्रिक तेंदुओं का एक बैच खरीदना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि इस पर सहमति हो सकती है? अयान सक्सेना को आश्चर्य हुआ। वे रोबोट तेंदुए को खरीदना चाहते हैं। क्या उन्हें डर नहीं है कि वापस खरीदे जाने के बाद मैं उन्हें दूर से नियंत्रित करूंगा? जियांग लाओयू, वे निश्चित रूप से इसमें संशोधन करेंगे, एक आत्मविनाश उपकरण या कुछ और जोड़ेंगे, ताकि यदि उन पर नियंत्रण कर लिया जाए तो वे नष्ट हो जाएं। यह एक अच्छा संकेत है कि वे कलाकृतियां वापस करने को तैयार हैं, लेकिन नया यांत्रिक तेंदुआ बहुत शक्तिशाली है। हमें इस बारे में आपकी राय लेनी होगी कि क्या हम इसे बेच सकते हैं। अयान सक्सेना ने एक पल सोचा और कहा, इन्हें बेचने में कोई समस्या नहीं है। अभी ये मैकेनिकल तेंदुए के नए मॉडल हैं और कुछ ही समय में ये पुराने मॉडल हो जाएंगे। और अगर उन्हें कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है तो उनकी शक्ति उतनी मजबूत नहीं है। भले ही भविष्य में अन्य देश उनका उत्पादन करें, लेकिन वे हमारे लिए ज्यादा खतरा पैदा नहीं करेंगे। मिस्टर जियांग, अगर हम इसे फ्रांसीसी साम्राज्य को बेच दें तो क्या हमारे उत्तरी पड़ोसी को कोई बड़ी आपत्ति होगी? श्री जियांग, उनके पास निश्चित रूप से कुछ राय होगी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वे हमें कई चीजों पर रोक रहे हैं तो वे हमारी राय की भी परवाह नहीं करते हैं। फ्रांस भी टेडी बियर से काफी दूर है। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर जियांग, तो चलिए इसे बेच देते हैं। मैंने पुराने मॉडल को कैमल कंट्री को 100,000 अमेरिकी डॉलर प्रति मॉडल के हिसाब से बेचा था और मैं उन्हें नए मैकेनिकल तेंदुए के लिए 100,000 अमेरिकी डॉलर का विशेष मूल्य दूंगा। वे इसे खरीदने के बाद दोबारा नहीं बेच सकते। उनसे पूछिए कि वे कितना चाहते हैं। प्रति व्यक्ति 100,000 अमेरिकी डॉलर के हिसाब से उनका लाभ भी बहुत अधिक है। उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्हें कितना चाहिए। मैं किसी को उनसे बात करने के लिए कहूंगा और मुझे लगता है कि वे बहुत कुछ खरीद लेंगे। ताओवादी जियांग, अयान सक्सेना, श्री जियांग, भालू देश ने जिस पूर्वोत्तर बंदरगाह का वादा किया था वह फिर से शांत हो गया है। फोन के दूसरी तरफ जियांग लाओ ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, हाँ। रूसी भालू देश ने यह नहीं कहा है कि वह इस योजना को लागू नहीं करेगा। वह बस विभिन्न तरीकों से इसमें देरी कर रहा है और अन्य तरीकों से लाभ प्राप्त करने के लिए इसे सौदेबाजी की चिप के रूप में उपयोग कर रहा है। जब परिस्थिति भिन्न होती है तो वे तेजी से आगे बढ़ते हैं।
जब परिस्थिति बदलती है तो वे जिन चीज़ों का वादा करते हैं उनमें अक्सर देरी हो जाती है। हम इस तरह की चीज़ों के आदी हो चुके हैं। अयान सक्सेना ने कहा, श्री जियांग, फ्रांस को बताइए कि यह अवसर केवल एक बार आता है और अगली बार जब आप इसे खरीदेंगे तो कोई रियायती मूल्य नहीं मिलेगा। जल्द ही फ्रांसीसियों को यह खबर मिल गई। $1,00,000 प्रति व्यक्ति। हालांकि यह कीमत सस्ती नहीं है, लेकिन यह ऊँट देश में $1,00,000 प्रति व्यक्ति से कहीं अधिक है। कैमल कंट्री वाला पुराना मॉडल है, यह नया मॉडल है। नया मैकेनिकल तेंदुआ पुराने वाले से कहीं बेहतर है। हमारे पास केवल एक ही मौका है, इसलिए हमें और अधिक खरीदना होगा। फ्रांसीसी साम्राज्य में कई लोग इस बारे में बात कर रहे थे। अंततः उन्होंने 50,000 नए यांत्रिक तेंदुए खरीदने का निर्णय लिया। उनमें से कुछ लोग 100,000 अमेरिकी डॉलर में खरीदना चाहते थे, जिससे उन्हें कुल मिलाकर 100,000 अमेरिकी डॉलर खर्च करने पड़ते। वे इतने कम समय में इतना पैसा नहीं जुटा सकते थे। 5 अरब अमेरिकी डॉलर बमुश्किल पर्याप्त है। 50,000 यांत्रिक तेंदुए भी उनकी ताकत को काफ़ी बढ़ा सकते हैं। 50,000। अयान सक्सेना थोड़ा हैरान हुआ। फ्रांसीसी साम्राज्य ने वास्तव में बहुत सारे यांत्रिक तेंदुए खरीदे थे। अगर ज़ियाओबेई उन पर नियंत्रण रखता तो 50,000 यांत्रिक तेंदुओं की युद्ध शक्ति कम से कम 500,000 कुलीन सैनिकों के बराबर होती। 50,000 ही होता है। मेरी कोई राय नहीं है। यदि वे इसे शीघ्रता से वितरित नहीं कर सकते तो मैं कुछ ही समय में उन्हें ये 50,000 यांत्रिक तेंदुए वितरित कर दूंगा। अयान सक्सेना ने कहा। फोन के दूसरी ओर श्री जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई समस्या नहीं है। यदि सारा सामान 1 घंटे में वितरित कर दिया जाए तो उन्हें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। अयान सक्सेना, मिस्टर जियांग, कृपया उन्हें बताएं कि अगर वे मुझसे रोबोट तेंदुए ड्रोन खरीदना चाहते हैं तो उन्हें पहले भुगतान करना होगा। 50,000 रोबोट तेंदुए उन्हें 5 किस्तों में दिए जाएंगे। अर्जुन सक्सेना, 8,000 यांत्रिक तेंदुओं को ले जाने वाला वह मालवाहक जहाज ऑस्ट्रेलिया कैसे गया? श्री जियांग ने पूछा। मालवाहक जहाज का मार्ग लगातार अजीब होता जा रहा था। मूल रूप से इसे मलक्का जलदमरुमध्य के रास्ते चीन लौटना था, लेकिन अब यह मलक्का जलदमरुमध्य के पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया की ओर बढ़ रहा है। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्हें वापस ले जाना बहुत आलस्य है। ऑस्ट्रेलिया में मेरे पास खदानें और बंदरगाह हैं और सुरक्षा कंपनी के लोग वहां हैं। चलो उन्हें सुरक्षा बल को मजबूत करने के लिए वापस ले चलते हैं। बूढ़ा जियांग अजीब लग रहा था। अर्जुन सक्सेना, ऑस्ट्रेलिया की कुछ राय होगी? अयान सक्सेना ने कहा, यदि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है तो मैं मैकेनिकल तेंदुए को किनारे पर जाने दूंगा। यदि उन्हें कोई आपत्ति है तो मैं उनकी राय का सम्मान करता हूं और मालवाहक जहाज को तट से दूर ही रोक दिया जाएगा। उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं होगी यदि मालवाहक जहाज खुले समुद्र में तैर रहा हो, है न? श्री जियांग मूर्खतापूर्ण ढंग से हंस पड़े। क्या ये ऑस्ट्रेलिया के सिर पर लटकती तलवार की तरह नहीं है कि एक मालवाहक जहाज 8,000 यांत्रिक तेंदुओं को लेकर खुले समुद्र में तैर रहा है? अध्याय 529 ऑस्ट्रेलिया, तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो? ऑस्ट्रेलिया। कैबिनेट सदस्यों का एक समूह तत्काल एकत्रित हुआ। मास्टर जी, आपने हमें इतनी जल्दी यहाँ क्यों बुलाया? किसी ने पूछा। ऑस्ट्रेलियाई कैबिनेट मंत्री ने उनमें से एक की ओर देखा और कहा, थॉमस, आप आगे बढ़ें और बोलें। सबने थॉमस की ओर देखा। थॉमस ने गंभीरता से कहा, सबको खबर मिली है कि अयान सक्सेना का मालवाहक जहाज हमारे पास आ रहा है। कौन सा मालवाहक जहाज? किसी ने संदेह से पूछा। थॉमस, मालवाहक जहाज जो मूल रूप से 8,000 यांत्रिक तेंदुओं के साथ पश्चिम की ओर जा रहा था। हमने सोचा कि वह चीन की ओर लौट गया है, लेकिन वह मलक्का जलदमरुमध्य से होकर नहीं गुजरा। यह इसका प्रक्षेप पथ है। थॉमस ने सम्मेलन कक्ष में बड़ी स्क्रीन पर एक तस्वीर अपलोड की। यदि मालवाहक जहाज मलक्का जलदमरुमध्य से होकर नहीं गुजरता है तो वह अवश्य ही उनकी ओर जा रहा होगा। अयान सक्सेना क्या करना चाहता है? 8,000 यांत्रिक तेंदुए आ रहे हैं। क्या वे ऑस्ट्रेलिया से सौदा करेंगे? क्या हमने हाल ही में उसे नाराज कर दिया है? सभी लोग नाखुश दिख रहे थे। बूढ़े आदमी ने मेज पर दस्तक दी। सबने उसकी तरफ देखा। प्रिमो ने कहा, सब लोग, हमारी सेना में सिर्फ 30,000 लोग हैं और नौसेना, सेना और वायुसेना की कुल संख्या 60,000 से भी कम है। आपको पता होना चाहिए कि 8,000 यांत्रिक तेंदुओं का क्या मतलब है। एक नौसेना जनरल ने गहरी आवाज में कहा, सर, हमें उस मालवाहक जहाज को नष्ट करने के लिए केवल एक मिसाइल की जरूरत है। प्रिमो, और फिर क्या होगा अगर अयान सक्सेना पनडुब्बी द्वारा गुप्त रूप से यांत्रिक तेंदुए को हमारे पास भेज दे? क्या होगा अगर पनडुब्बी हमारे युद्धपोतों को नष्ट करने के लिए टारपीडो लॉन्च करे? अभी अभी बोलने वाले जनरल ने झिझकते हुए कहा,
ये प्रिमो ने गहरी आवाज में कहा। सब लोग अपनी पिछली राजनीतिक शुद्धता को त्याग दो। अब आपके लिए दिखावा करने का समय नहीं है। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, क्या हम संयुक्त राज्य अमेरिका से संपर्क कर सकते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर चीन पर इसे रोकने के लिए दबाव डाल सकते हैं? प्रिमो, क्यों? मालवाहक जहाज खुले समुद्र में है और अब स्वतंत्र रूप से चल रहा है। क्या हमारे दबाव के कारण चीनी सरकार अयान सक्सेना को रोक देगी? सब लोग चुप थे। प्रिमो ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, सब लोग बोलो, अब चुप रहने का समय नहीं है। मालवाहक जहाज हमसे 4000 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। वह 5 दिन में यहाँ पहुँच जाएगा और हमें इसके आने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जब तक ये खबर सामने आती रहेगी, हमारा पूंजी बाजार निश्चित रूप से प्रभावित होगा। प्राइमो के बाईं ओर से एक व्यक्ति ने कहा, मास्टर, अयान सक्सेना ने उस मालवाहक को यहाँ आने के लिए इसलिए कहा क्योंकि हमारा देश अब चीन के खिलाफ है और उसके खिलाफ आवाज़ें तेज हो गई हैं। अयान सक्सेना ने ऑस्ट्रेलिया में 2 बंदरगाह और कुछ खदानें हासिल की और उनके देश में कई लोग इससे असंतुष्ट थे। इंटरनेट पर कई विरोधी आवाज़ें हैं। कुछ स्थानों पर लोग मार्च और प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते। प्रिमो ने भौहें सिकोड़ी। उनके देश में अयान सक्सेना के विरोध में कई आवाज़ें उठ रही हैं और उनकी सरकार ने उन्हें नहीं रोका है। लंबे समय से चीन का विरोध करना राजनीतिक रूप से सही माना जाता रहा है। मास्टर, क्या हमें पहले अयान सक्सेना से बात करनी चाहिए? शायद कोई गलतफहमी हो गई है। शायद मालवाहक जहाज़ हमारे यहाँ नहीं आ रहा है। एक और मानवीय, प्रिमो ने कहा, थॉमस, अयान सक्सेना से संपर्क करने का प्रयास करें। उन्हें अयान सक्सेना का फ़ोन नंबर पता था। बीप बीप। थॉमस ने अयान सक्सेना को बुलाया। शियाओबेई के नियंत्रण में होने के कारण अधिकांश लोग अयान सक्सेना को नहीं बुला सकते थे, लेकिन थॉमस अभी भी अंदर आ सकता था। नमस्ते, मैं अयान सक्सेना हूँ। जल्द ही अयान सक्सेना ने कॉल का जवाब दिया। थॉमस ने चीनी भाषा में कहा, श्री अयान सक्सेना, मैं थॉमस हूँ, ऑस्ट्रेलियाई खुफिया एजेंसी का निदेशक। जहाँ तक हमें पता है, आपका मालवाहक जहाज हमारे पास आ रहा है। क्या ये सही है? हाँ, ये तुम्हारे घर जा रहा है, अयान सक्सेना ने उत्तर दिया। थॉमस और अन्य लोगों के चेहरे थोड़े बदल गए। ये वास्तव में उन्हीं पर लक्षित है। थॉमस ने जल्दी से पूछा, श्री अयान सक्सेना, क्यों? ऑस्ट्रेलिया में हमारा आपके साथ बहुत सहयोग है। आप जानते हैं, हमारे यहाँ 2 बंदरगाह और कुछ खदानें हैं। श्री थॉमस, इसीलिए मैंने मालवाहक जहाज से आपके उद्योग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यांत्रिक तेंदुओं की आपूर्ति करने को कहा था। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा। थॉमस ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मिस्टर अयान सक्सेना, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपकी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। अयान सक्सेना, मिस्टर थॉमस, चिंता मत करो। अगर आप रोबोट तेंदुए के अपने देश में घुसने से चिंतित हैं, तो मैं उस मालवाहक जहाज को आपके आसपास समुद्र में बहने दूंगा। थॉमस, बेहतर होगा कि यांत्रिक तेंदुए को किनारे पर जाने दिया जाए। अयान सक्सेना के उद्योग मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और उत्तर में हैं। अगर रोबोट तेंदुआ उत्तर भी जाता है, तो भी यह उनके पूर्वी तट से बहुत दूर होगा और उनके पूर्वी तट पर इसका बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। यदि यांत्रिक तेंदुआ उस मालवाहक जहाज पर ही रहता, तो मालवाहक जहाज को यांत्रिक तेंदुए को उनके पूर्व में लाने में केवल कुछ ही दिन लगते। और एक बात और है, जब यांत्रिक तेंदुआ किनारे पर आया, तो वे दूसरों को बता सके कि अयान सक्सेना ने उनकी अनुमति प्राप्त कर ली है और यह सामान्य सहयोग था। नकारात्मक प्रभाव छोटा है। अगर मालवाहक जहाज डॉक पर नहीं आता और आसपास के पानी में घूमता रहता है, तो सबको पता चल जाएगा कि उसमें बहुत दुश्मनी है। भगवान जाने ये लटकती तलवार कब गिरेगी। कुछ पूंजी जोखिम की गंध पाते ही भाग जाएगी। मिस्टर अयान सक्सेना, क्या यह अनुचित नहीं है? थॉमस ने गहरी आवाज में कहा। अयान सक्सेना, मिस्टर थॉमस, डरो मत। जब तक आप मेरे साथ शांतिपूर्वक व्यापार करते रहेंगे, तब तक वे यांत्रिक तेंदुए आपके लिए कोई खतरा पैदा नहीं करेंगे। फ्रांसीसी साम्राज्य ने मुझसे कई यांत्रिक तेंदुए खरीदे। यांत्रिक तेंदुए हत्या तो कर सकते हैं, लेकिन वे शांति भी ला सकते हैं। थॉमस दंग रह गया। फ्रांसीसी साम्राज्य ने बहुत सारे यांत्रिक पैंथर्स खरीदे। श्री अयान सक्सेना, हम क्या कर सकते हैं जिससे आप अपना मन बदल लें और उस मालवाहक जहाज को हमारे यहाँ आने से रोक दें? थॉमस ने पूछा। अयान सक्सेना ने कहा, ये निश्चित रूप से आपके स्थान पर जाएगा। यदि आप इसका स्वागत नहीं करते हैं, तो मालवाहक जहाज आपके जल क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा। मैं मालवाहक जहाज को आपके चारों ओर चक्कर लगाने का आदेश दूंगा। पूछुमो, क्या हमें अब भी ऑस्ट्रेलिया के इर्द गिर्द ही घूमना होगा? यदि ऐसा हुआ तो खतरा और भी बड़ा हो जाएगा। वे अभी कुछ नहीं कह सकते। इसे फ्री सेलिंग कहा जाता है और वे अक्सर ऐसा करते हैं। मिस्टर अयान सक्सेना, आइए इस बारे में सोचें।
हाँ, अयान सक्सेना ने फोन रख दिया। पुचुमो ने कहा, थॉमस कृपया पूछिए कि फ्रांसीसी साम्राज्य ने अयान सक्सेना से कितने यांत्रिक तेंदुए खरीदे थे। ठीक है, थॉमस ने जल्दी से व्यवस्था कर दी। फ्रांसीसी साम्राज्य बहुत अधिक गोपनीय नहीं था और इसके लोगों के लिए प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करना आसान था। वास्तव में इनकी संख्या हजारों में है। पुचुमो और अन्य लोग हैरान रह गए। हजारों यांत्रिक तेंदुए, और वे सभी नए प्रकार के यांत्रिक तेंदुए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि इससे फ्रांसीसी साम्राज्य की ताकत बढ़ेगी। वे बहुत कठोर लहजे में बात करते हैं। कृत्रिम बुद्धि के सटीक नियंत्रण के बिना भी यह अनुमान लगाया गया है कि 10,000 नए यांत्रिक तेंदुए 100,000 साधारण सैनिकों के बराबर हो सकते हैं। क्या फ्रांस पागल है? उन्होंने बहुत सारे यांत्रिक तेंदुए खरीदे हैं। क्या उन्हें डर नहीं है कि उन्हें अयान सक्सेना द्वारा दूर से नियंत्रित किया जाएगा? किसी ने भौहें सिकोड़ी। थॉमस, इसकी चिंता मत करो। रोबोट के शरीर के अंदर एक छोटा सा शॉक बम रख दो और यह आसानी से नियंत्रण सर्किट को नष्ट कर देगा। 10,000 यांत्रिक तेंदुए और 1 अरब अमेरिकी डॉलर की कीमत काफ़ी है। इससे उनका क्षेत्रीय प्रभाव काफ़ी बढ़ जाएगा। अध्याय 530 घरेलू रोबोट बिक्री के लिए साम्राज्य पर सूर्य कभी अस्त नहीं होता। फ्रांस ने अयान सक्सेना से 50,000 यांत्रिक तेंदुए खरीदे, या फिर यह प्रति व्यक्ति 100,000 अमेरिकी डॉलर की रियायती कीमत है। हरमन और अन्य लोग थोड़ा परेशान थे। ये वो चीजें हैं जो चीन को वापस की गईं, उन्होंने बिना शर्त वापस की। उनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नुकसान 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब था और फ्रांस को वास्तव में इतना लाभ मिला। इन फ्रांसीसी लोगों ने सचमुच बहुत जल्दी आत्मसमर्पण कर दिया। 50,000 यांत्रिक तेंदुए, अगर कुछ गलत हो जाए तो वे अपना व्यवहार ठीक रखेंगे। लैम्बर्ट और उसके गिरोह के कुछ लोगों ने यह बात कटुतापूर्वक कही। एक मैकेनिकल तेंदुए के लिए 1 लाख अमेरिकी डॉलर। अगर वे इसे खरीद पाते तो वे इसे खरीदकर खुश होते। अयान सक्सेना के मैकेनिकल तेंदुए बहुत शक्तिशाली हैं। एक योग्य सैनिक को प्रशिक्षित करने की लागत, जिसमें उपकरण, वेतन आदि शामिल हैं, आसानी से 1 लाख डॉलर से अधिक हो जाती है। यदि कोई सैनिक बीमार हो जाता है, घायल हो जाता है या मर जाता है, तो खर्च और भी अधिक हो जाएगा। और कुछ सैनिक एक यांत्रिक तेंदुए को नहीं हरा सकते। फरगिल, अयान सक्सेना से संपर्क करें। देखें क्या हम चीन से कुछ यांत्रिक तेंदुए ला सकते हैं। हरमन ने गहरी आवाज में कहा। ब्रिटिश साम्राज्य और फ्रांस के बीच अच्छे संबंध नहीं हैं। फ्रांस द्वारा 50,000 यांत्रिक तेंदुओं की खरीद उनके लिए एक बड़ा खतरा है। यद्यपि दोनों देशों के बीच महासागर है, लेकिन यदि युद्ध छिड़ता है तो फ्रांस यांत्रिक तेंदुए को भेजने में पूरी तरह सक्षम है। अच्छा, वर्जिल ने जल्दी से अयान सक्सेना का नंबर डायल किया। मिस्टर सक्सेना, मैंने सुना है कि फ्रांसीसी साम्राज्य ने आपसे 50,000 यांत्रिक तेंदुए खरीदे हैं, प्रत्येक 100,000 की विशेष कीमत पर। क्या हम भी कुछ खरीद सकते हैं? अयान सक्सेना ने इनकार करते हुए कहा, नहीं। उन्होंने हमारा सामान लौटाने की पेशकश करने की पहल की, और यद्यपि आप सामान लौटाने के लिए सहमत हो गए, लेकिन आपने उन्हें लौटाने की पहल नहीं की। फरगिल, हम थोड़ी अधिक कीमत की पेशकश कर सकते हैं। अयान सक्सेना ने कहा, मैं इसे अभी आपको नहीं बेचूंगा, लेकिन आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। फ्रांस द्वारा प्राप्त यांत्रिक तेंदुए का उपयोग केवल उनके क्षेत्र में ही किया जा सकता है। मेरे अंदर अभी भी भावनाएं हैं। अलविदा। अयान सक्सेना ने बात खत्म करते ही फोन रख दिया। फुगिल ने हरमन की ओर देखा और हरमन ने कहा, यदि इसका उपयोग विदेशों में नहीं किया जा सकता है तो हमारे लिए खतरा बहुत कम होगा। जब तक विश्व युद्ध नहीं होगा तब तक कोई समस्या नहीं होगी। यदि विश्व युद्ध छिड़ जाता है और फ्रांसीसी साम्राज्य चीन के पक्ष में खड़ा हो जाता है तो उनके यांत्रिक तेंदुए निश्चित रूप से लड़ने के लिए सीमा पार करने में सक्षम होंगे। डोंग डोंग, बहन को स्कूल जाना है। अनिंदिता सक्सेना ने लिन डोंगियाओ के छोटे से चेहरे को चूमा और कहा, किंडरगार्टन शुरू हो गया है। अनिंदिता सक्सेना किंडरगार्टन के अंतिम सेमेस्टर में थी और चूंकि वह अभी भी किंडरगार्टन जाना चाहती थी, इसलिए अयान सक्सेना स्वाभाविक रूप से चाहता था कि वह वहां जाए। आप जो सीखते हैं वह गौण है। किंडरगार्टन में हर उम्र के कई साथी हैं, इसलिए अनिंदिता सक्सेना खुश हैं। बड़ी बहन, लिन डोंगियाओ ने बच्चे जैसी आवाज में पुकारा। डोंग डोंग, बहन फिर से आकर तुम्हारे साथ खेलेगी, अनिंदिता सक्सेना ने कहा। अयान सक्सेना उसे किंडरगार्टन के गेट तक ले गए। जब उन्होंने उसे देखा तो कई अभिभावकों ने उसका अभिवादन किया और कुछ बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक अनिंदिता सक्सेना का अभिवादन किया। अनिंदिता सक्सेना ने किंडरगार्टन में कई दोस्त बनाए। बच्ची, जल्दी से अंदर आओ। अयान सक्सेना नीचे बैठ गया और धीरे से अनिंदिता सक्सेना को गले लगा लिया। अनिंदिता सक्सेना ने सिर हिलाया और जल्दी से एक छोटी लड़की का हाथ पकड़ लिया और वे दोनों खुशी खुशी किंडरगार्टन में प्रवेश कर गईं।
मास्टर अर्जुन, मुझे आश्चर्य है कि आपका घरेलू रोबोट बाजार में कब उपलब्ध होगा। मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ। अनिंदिता सक्सेना की एक सहपाठी ने पिता से पूछा। वे दोनों अक्सर अपने बच्चों को लेने और छोड़ने के समय मिलते थे और कभी कभी बातें भी करते थे। अयान सक्सेना और एक दूसरे को अब काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं। अयान सक्सेना ने पूछा, मिस्टर हुआंग, क्या एक नानी को काम पर रखना ठीक रहेगा? श्री हुआंग, मैं नैनीस को काम पर रखना जारी रखूंगा, लेकिन मैं कुछ घरेलू रोबोट भी खरीद सकता हूं जो अधिक सुरक्षित है। कुछ समय पहले मेरे एक पूर्व साथी के साथ दुर्घटना हो गई थी। उनकी मां की हत्या उनके द्वारा नियुक्त नैनी ने की थी। कुछ लोग आसपास इकट्ठे हो गए। बॉस हुआंग, ये बॉस जेक का पारिवारिक मामला है न? मैंने सुना है कि उन्होंने कुछ सालों के लिए एक नानी को काम पर रखा है और फिर भी ऐसा कुछ हुआ। मैंने भी इसके बारे में सुना है। लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। वे सभी धनी लोग हैं, उनके घर पर नैनी हैं और वे सभी एक जैसा ही महसूस करते हैं। श्री हुआंग ने कहा, यह श्री जेक का पारिवारिक मामला है। वह वास्तव में अपनी नानी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था। नानी ने पैसे चुराए थे और श्री जेक की मां ने उसे खोज लिया था। परिणामस्वरूप श्री हुआंग ने आह भरी। मुझे लगता है कि अगर घर में कोई रोबोट हो तो मेरी मां ऐसी घटना होने पर मदद के लिए फ़ोन कर सकती है। मास्टर अर्जुन, क्या घरेलू रोबोट बाजार में उतारे जा सकते हैं? अयान सक्सेना ने एक पल सोचा और कहा, इसे बेचा जा सकता है, लेकिन इसे सस्ते में नहीं बेचा जा सकता, अन्यथा कई लोगों की नौकरी चली जाएगी। घरेलू रोबोट की बिक्री कीमत 2 मिलियन से अधिक होगी। मेई, श्री हुआंग ने कहा। अयान सक्सेना ने अपना सिर हिलाया और कहा, मिस्टर हुआंग, आप मजाक कर रहे हैं। हम चीन से हैं। मैंने जो कहा वह रुपया नहीं है। श्री हुआंग ने हंसते हुए कहा, मुझे लगा कि यह बहुत महंगा है। 2 मिलियन रुपये से अधिक, आप एक सुपर कार के बराबर पैसे में उनमें से कई खरीद सकते हैं। मास्टर अर्जुन, बेहतर होगा कि आप जल्दी करें और घरेलू रोबोट लॉन्च करें। मैं 10 का ऑर्डर दूंगा। हमारी जियाओयंग आपके घर आई थी और उसने कहा कि आपका हाउसकीपिंग रोबोट बहुत अच्छा है और कुछ भी कर सकता है। एक अन्य अभिभावक ने पूछा, मास्टर अर्जुन, क्या घरेलू रोबोट को इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है? गोपनीयता और सुरक्षा की गारंटी कैसे दी जा सकती है? अयान सक्सेना ने कहा, रोबोट पर एक भौतिक स्विच है। जब इसे चालू किया जाता है तो यह नेटवर्क मोड में होता है और जब इसे बंद किया जाता है तो यह ऑफलाइन मोड में होता है। यदि आप लंबे समय से घर से दूर हैं और घर पर कोई नहीं है तो आप इंटरनेट मोड का उपयोग कर सकते हैं ताकि आप घर पर दूर से ही स्थिति की जांच कर सकें। बस सामान्य रूप से ऑफलाइन मोड का उपयोग करें। सभी ने सिर हिलाया। श्री हुआंग ने पूछा, मास्टर अर्जुन, यदि श्री जेक के परिवार के साथ जो हुआ जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो क्या हाउसकीपिंग रोबोट अपने मालिक की रक्षा कर सकता है? अयान सक्सेना ने कहा, अगर रोबोट इसे देख लेते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं। वे हमला नहीं कर सकते, लेकिन उनका काम अपने मालिकों की रक्षा करना है। अगर वे इसे नहीं देख पाते तो मदद के लिए पुकार सुनकर वे आगे बढ़ जाते हैं। यदि आप इसे नहीं देख पाते या सुन नहीं पाते तो आप कुछ नहीं कर सकते। यह कोई रामबाण इलाज नहीं है। श्री हुआंग ने थोड़ा सिर हिलाया, यह अच्छी बात है। कुछ घरेलू रोबोटों के साथ हमारे घर में अनावश्यक रूप से नानी के आने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। मास्टर अर्जुन, इसे कब लॉन्च किया जा सकता है? अयान सक्सेना ने कहा, उत्पादन लाइन बहुत पहले स्थापित की गई थी। उत्पादों का एक हिस्सा परीक्षण के लिए तैयार किया गया है। परीक्षण में काफ़ी समय लगा है। यदि आप इसे बाजार में लाना चाहते हैं तो आप इसे कभी भी कर सकते हैं। बाजार मूल्य $2 और 18 सेंट मिलियन हो सकता है। आप उन्हें प्रत्येक $1 और 68 सेंट मिलियन देना चाहते हैं। इसका उपयोग करने के बाद मुझे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। श्री हुआंग और अन्य लोगों ने एक एक करके सिर हिलाया। $1,680,000 सस्ते नहीं हैं, लेकिन 3 या 500 मिलियन डॉलर की नेटवर्थ के बिना यहाँ कौन रह सकता है? कुछ घरेलू रोबोट खरीदना उनके लिए बहुत आसान है। उन्होंने 10 या 8 ज़्यादा और 3 या 5 कम खरीदे। कुछ ही समय में श्री हुआंग और उनकी टीम ने 1 या 200 का ऑर्डर दे दिया। मिस्टर हुआंग, मैं तुरंत आपके लिए सामान की डिलीवरी की व्यवस्था कर दूंगी। शियाओयंग और उसके दोस्त स्कूल से घर आने पर रोबोट को देख सकेंगे। अयान सक्सेना मुस्कुराए। श्री हुआंग ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, यह सचमुच बहुत बढ़िया है। शियाओयंग अक्सर इसके बारे में बात करती है और मैं लंबे समय से इसका अनुभव करना चाहता था। स्टोरी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको नई स्टोरीज और अपडेट्स मिलते रहेंगे। ज्वाइन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें।